जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। आज के ये वीडियो मेरा महासंग्राम वीडियो है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और इसमें हम केवल वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वीडियो दो वीडियो नहीं बल्कि पूरे के पूरे जितने सारे सिलेबस हो सभी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भूकंप के कारण और परिणामों की विवेचना करें। भूकंप के कारण और इसके परिणाम की विवेचना करें, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं भूकंप। भूकंप दो शब्द भू प्लस कंप से बना है। भू मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कंपना, जिसका पूरा अर्थ है पृथ्वी का कंपना, ठीक है। अर्थात जब पृथ्वी अचानक अपने यहाँ हिलने लगती है ना तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना मतलब गॉड के दिया हुआ घटना, ये मनुष्य के द्वारा किया गया कोई घटना नहीं होती है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, जो अचानक प्रभावित करता है। जो क्या करता है? अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक किसी भी चेतावनी किससे आता है, ठीक है, समझ गया। भूकंप किसी भी समय किसी भी चेतावनी के आता है, किसी भी तरीका से आ सकता है भूकंप। ये हो गया भूकंप का अर्थ, ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे उसी का थोड़ा सा आगे छोटा सा पॉइंट कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का सतह है ना वो बहुत बड़े बड़े प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे से तरफ खिसकती रहती है। अब ये जब पृथ्वी के नीचे आपको पता है कि गर्मी होती है, वहाँ जब बहुत सारा गर्मी हो जाता है ना तो उसके कारण जो प्लेटें होती है ना एक दूसरे से खिसकती है, मतलब कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, कभी टकरा जाती है, कभी बहुत दूर चला जाती है, ठीक है। तो ऐसे होती रहती है, ठीक है। इनके खिसकने अथवा फैलने से भूकंप आता है। जहाँ दो प्लेटें मिलती है वहाँ से पर्वत बनते हैं। मतलब देखिए, जब क्या होता है गर्मी के कारण जब प्लेटें क्या होती है एक दूसरे से टकरा जाती है आपस में, दोनों इधर से जैसे गाड़ी कैसे टकरा जाती है वैसे दोनों प्लेटें जब टकरा जाती है ना तो पहाड़ का निर्माण होता है। बड़े बड़े जो नीचे से पत्थर होते हैं, भूमि होते हैं, वो बहुत ही ऊपर तक चले जाते हैं, ठीक है। ज़मीन को फाड़ता वो ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा पत्थर और पहाड़ बन जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। और वहीं अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चले जाती है, एक दूसरे से दो प्लेटें दूर चले जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गड्ढा का निर्माण हो जाता है, ज़मीन में दरारें आ जाती है, ज़मीन फट जाती है, और इसी से क्या हो जाता है, कंपन होता है हमारा भूमि में, हमारा पृथ्वी में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप का कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, कितने इसके कारण हैं। तो भूकंप के अब तक जितने भी कारण सामने आए वो निम्नलिखित हैं। अभी तक जितने भी भूकंप के कारण आए वो सब क्या है यहाँ पे निम्नलिखित दिया। ये सब वैज्ञानिक का विषय, वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला ज्वालामुखी का क्रिया। ज्वालामुखी का क्रिया भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी क्रिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैस निकलते हैं। आपको पता है पृथ्वी के नीचे जो गर्म है उससे गर्म लावा निकलता है और गैस निकलते रहते हैं, ठीक है। और आसपास से वहाँ क्या हो जाता है, इससे कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब यही गर्मी और भाप क्या हो जाता है, जो गैस है वो अधिक मात्रा में हो जाता है तो वहाँ से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, जो कि एक भूकंप का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि भूमि संतुलन। जब भूमि का संतुलन नहीं हो पाता ना, जब नीचे का दबाव और ऊपर का दबाव अलग अलग हो जाता है ना तो इससे क्या होता है ना कि भूकंप आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और निचले भाग में समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहता। समायोजन मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस एक तरफ से नहीं रह पाता है ना तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डगमगाने लगता है पृथ्वी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि जो झूला झूलने वाला होता है तो एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है, एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है। जब दोनों बच्चा में संतुलन नहीं होता है तो एक बच्चा ऊपर चला जाता है, एक बच्चा नीचे चला जाता है। अतः कोई भी चीज़ में जब संतुलन नहीं होता ना नीचे ऊपर तो इधर उधर डगमगाने लगता है, ठीक है। इसलिए संतुलन होना जरूरी है, तो इसलिए भी हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। तीसरा प्लेट टकराना। जब प्लेट टकरा जाता है, अभी मैंने आपको बताया जब प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाता है, ठीक है। या तो कभी ऐसा भी होता है कि दो प्लेट आपस में टकरा जाते हैं ना तो एक प्लेट कमजोर होता है तो वो प्लेट वहीं टूट जाता है और मतलब पृथ्वी डगमगाने लगती है, ठीक है। स्थल मंडल कठोर प्लेटों से बना हुआ। आपको पता है कि पृथ्वी जो हमारा वो बहुत ही कठोर प्लेट से बना हुआ है। यह प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं। ये प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जब यह प्लेट आसपास में टकराते हैं, जब ये प्लेट आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जब वो आसपास के क्षेत्रों में या तो फिर कहीं भी यह प्लेट क्या होती है आपस में टकरा जाती है तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है, ठीक है। जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो कम घनत्व वाला प्लेट के नीचे चला जाता है
और टकराने से जब प्लेट आपस में रगड़ाते हैं ना तो यह टूट जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने में ही पृथ्वी में झटके उत्पन्न होते हैं जिससे भूकंप आ जाता है। ठीक है, समझ गए क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे के नीचे चला जाता है, एक प्लेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यह प्लेट एक दूसरे से जब घिसते रहते हैं ना ऊपर नीचे तो टूट जाते हैं और इसी से एक झटके उत्पन्न होते हैं जिसको हम लोग पृथ्वी भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। चौथा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी जब सिकुड़ जाती है ना तब इससे भूकंप आती है। माना जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है, जिससे गर्मी शांत हो रही है। अब जो नीचे गर्मी है, अब पृथ्वी सिकुड़ रही है तो जहाँ पे उसको एक बड़ा सा एरिया मिलता था गर्मी को बैलेंस करने के लिए, अब वो सिकुड़ रही है तो गर्मी तो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, तो उसका भाप कहाँ निकलेगा, गर्मी की जो गैस है वो कहाँ निकलेगा। ठीक है, और इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के केंद्र में भाप बनने पर उसका फूटकर निकलना निश्चित है। अब मान लो कि नीचे आग है और पृथ्वी सिकुड़ते जा रही है तो उसका जगह नहीं मिल रही है, तो इससे भाप तो निकलेंगे। इसलिए जब जगह उसको कम मिलता है ना, इसलिए भाप फट करके बाहर निकलता है ना, तो इससे कंपन पैदा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। तो पृथ्वी का सिकुड़ना भी क्या है, एक कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों गैसों का फैलाव। गैस का फैलाव, ठीक है, जब किन्हीं कारणों से जल भूमि में अंदर पहुंच जाता है। देखो नीचे गर्मी है और जब किन्हीं कारण से जो जल है ना, जो पानी है ना, वो भूमि के अंदर पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, यानी जहाँ नीचे आग है। ठीक है, तो यह अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इधर से जब पानी जाते हैं तो वो आग को बुझाते नहीं है, बल्कि वहाँ इतना अधिक गर्मी रहता है ना कि ये पानी भी जाकर के वहाँ वाष्प बन जाता है। ठीक है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, एक टाइप से बोले ना तो गैस में बदल जाता है। ठीक है, धुआं में बदल जाता है। और जब भूमि में इस गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और जब नीचे ही यह गैस अधिक हो जाती है तो यह भूगर्भ से बाहर आने हेतु भूमि की निचली चट्टानों पर धक्के मारती है। अब भूगर्भ से बाहर आने के, नीचे से बाहर आने के लिए ना, ये भूमि की निचली चट्टानों पर, जो नीचे चट्टान है उस पर धक्का मारती है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वही पानी जो नीचे जाती है ना वो वाष्प बन जाती है और वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं तो गैस के रूप में बनता है। आपको पता है गैस के रूप में बनता है। अब वो गैस तो बाहर आएंगे तो नीचे वाले चट्टान को झटका मारती है। ठीक है, अब देखते हैं भूकंप के परिणाम, कि जब भूकंप आ जाते हैं किसी क्षेत्र में तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो भूकंप के दो परिणाम हो सकते हैं। भूकंप के एक दुष्प्रभाव, मतलब एक हानिकारक और एक लाभकारी। तो देखते हैं पहले भूकंप के दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक क्या है। तो इसका निम्नलिखित हानिकारक है। पहला, भूकंप आने से भूमि में दरारें पड़ जाती है, उपजाऊ जो भूमि है वो नष्ट हो जाती है। इसको अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भूमि में दरार आ जाती है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। जो उपजाऊ का भूमि था वो तो भूकंप आने से फट उठ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दलदलीय भूमि का निर्माण हो जाता है और वो क्या हो जाता है, दलदलीय जमीन बन के रह जाता है। नेक्स्ट है भूकंपों के झटके से सड़क, भवन, रेल मार्ग पल भर में क्षतिग्रस्त हो जाता है, सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा है भूकंपों के कारण नदियाँ के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो नदियाँ के मार्ग है, जो नदी एक बहती है इधर से उधर, उसमें चट्टाने हो सकते हैं कि भूकंप के कारण चट्टाने हो जाएगा, या तो फिर मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो उसका जो एक लाई बना रहता है ना, एक धारा बना रहता है ना कि इस धारा बहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाती है उसका। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, ढक जाती है मिट्टियों वगैरह से, तो उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, बाढ़ आने की खतरा हो जाती है, क्योंकि अब पानी बहेगा नहीं, जाएगा नहीं तो बाढ़ भी आ सकता है, उसके रास्ते में मिट्टी वगैरह भर जाते हैं। नेक्स्ट है भूकंपों के कारण विशाल शिलाखंड पिघलकर घाटियों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जनधन की हानि होती है। जो बड़ा बड़ा ये है बर्फ़ है वो क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े घाटियों में क्या हो जाती है, नुकसान होती है लोगों का। नेक्स्ट है भूकंप के कारण कभी कभी संपूर्ण नगर ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी संपूर्ण नगर जो है वो पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों भूकंप के लाभकारी प्रभाव, कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव क्या है। तो भूकंप के लाभकारी प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं। पहला है भूकंप के कारण कभी कभी खनिज पदार्थ धरातल पर ऊपर आ जाता है। जो देखिए कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो कभी कभी खनिज पदार्थ है ना, जो नीचे खनिज पदार्थ है वो कहाँ आ जाते हैं, धरातल पर आने के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अनुपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि नहीं है उसके स्थान पर कभी कभी उपजाऊ भूमि भी प्रकट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भूकंप के कारण सागर के निम्न तट ऊपर उठ जाते हैं, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो होता है ना, जो सागर है ना उसका जो निम्न तट है ना, सबसे निचला वाला तट है ना, वो ऊपर उठ जाते हैं भूकंप के कारण, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंप के कारण भूमि में दरारें पड़ने से नदियाँ व झीलें का निर्माण होती है। कभी कभी ये भी होता है कि भूकंप के कारण ना भूमि में दरार उत्पन्न हो जाता है, जिससे नदी भी कभी बन जाता है, कभी झील भी का निर्माण हो जाता है, और इन जल स्रोतों से जल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भूकंप से नए भू बनते हैं।
भूकंप से क्या होता है, नए भूमि बनते हैं जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, जिससे मानव को फायदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले अर्थ मैंने देखा। ठीक है, इसके बाद इसका कारण कि आगे भूकंप क्यों आते हैं, फिर इसका परिणाम हम लोगों ने देखा दो प्रकार से, एक लाभकारी और एक हानिकारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं, सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, क्वेश्चन है सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि सुनामी के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करना है। ठीक है, सुनामी का मतलब समझेंगे। सुनामी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहरें आते हैं उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, नहीं। समुद्र में कितना बड़ा लहर आ जाए उसको हम लोग सुनामी नहीं कहेंगे। ठीक है, बल्कि हम लोग सुनामी उसको कहेंगे जब समुद्र में लहरें आएंगे और उसके बगल वाले तटीय क्षेत्र, जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, समुद्र से लगा हुआ जो किनारा है ना, जहाँ पे समुद्र में चलने वाले जहाज वगैरह खड़े रहते हैं। ठीक है, तो जब वो सब चीज़ों को नुकसान हो जाता है ना, तब हम बोलेंगे कि इतना बड़ा इसमें मतलब लहर आ गया कि इससे क्या हुआ, जान माल का खतरा हुआ, नुकसान हुआ, तब सुनामी कहलाएगा। जब तक वो खतरा नहीं पहुंचाएगा तब तक सुनामी नहीं होगा। और खतरा कहाँ पहुंचाता है, तो बंदरगाह जगह में। बंदरगाह मतलब हो जाता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब बगल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो जब बगल वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है ना, तब हम लोग उसको सुनामी कहते हैं। तो सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है। सुनामी दो भाषा के मेल से बना हुआ है, एक सु और एक नामी। सु का मतलब बंदरगाह, वही बगल वाले क्षेत्र जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और नामी का अर्थ है भयंकर लहरें, इसलिए सुनामी शब्द का अर्थ हो जाएगा भयंकर बंदरगाहें लहरें। ये नहीं कि सिर्फ भयंकर लहरें, भयंकर बंदरगाहें लहरें मतलब बगल वाले लहरें, जहाँ बंदरगाह, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, वहाँ पे जब लहरें चले जाएगी तब वो सुनामी कहलाएगा। ठीक है, सुनामी जब भी आती है तो वो बंदरगाहें, जिसको समुद्र के तटीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी बगल वाले क्षेत्र में तबाही मचा देती है। ठीक है, तो सुनामी जब भी आता है ना, जब भी हम लोग सुनामी तभी कहेंगे जब वो तटीय वाले क्षेत्र में तबाही मचाएगा, तो इसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब इसको छोटे छोटे सा पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि देखिए जल्दबाजी नहीं, आसान सा आंसर चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए फुल मार्क्स के लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करवाया जाता है वो सारा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में आती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये समुद्र में आती है, समुद्र में तो आती है, लेकिन ये जो तबाही मचाते हैं ना तटीय क्षेत्र में, बगल वाले क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे से लगा हुआ, पानी का बहाव इधर से तेज से जाता है, और कभी देखते होंगे जो उसका बांध बना रहता है उससे बाहर टप जाता है, उससे नुकसान होता है। कभी गाड़ियाँ वगैरह का बहा करके ले जाती है, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उसको बहा करके ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी आने के कारण समुद्र के नीचे टेक्टोनिक जो प्लेट होता है ना वो टकराना होता है। ठीक है, यानी सुनामी आने का कारण क्या होता है कि सुनामी इसलिए आता है ना क्योंकि जो समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो टकरा जाते हैं, इसलिए समुद्र में कंपन आता है और पानी बहुत ज़्यादा लहरें उत्पन्न करती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है। ठीक है, इस सुनामी आने का मेन कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना आपको वहाँ पे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सुनामी किस कारण से आता है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना या समुद्र में भारी लहरें आना। नेक्स्ट है इससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। इससे क्या होती है, जब भी सुनामी आता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सुनामी आती है तो समुद्र में लहरें 10 फीट तक भी पहुंच जाती है। अभी सब हम सिर्फ और सिर्फ सुनामी का अर्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी एक ऐसी घटना जो कभी भी घटित हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि किस समय आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कभी कभी सुनामी बहुत ही विनाशकारी हो सकती है, मतलब बहुत ही तबाही मचा सकती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बस अभी सुनामी के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे सुनामी के कारण कि आखिर सुनामी किस कारण से आती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब सुनामी आती है। ठीक है, तब क्या होती है कि समुद्र में बड़े बड़े लहरें बनने लगती है। ठीक है, जल के नीचे एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक से समुद्र जल में अशांति और समुद्र के नीचे प्लेटों का विस्थापन होता है। देखिए क्या होता है, जल के नीचे जो अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होता है। ठीक है, इससे समुद्र जल में अशांति, समुद्र के जल हिलने लगते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और समुद्र के नीचे प्लेट विस्थापन हो जाते हैं, जो समुद्र के नीचे प्लेट होते हैं ना वो विस्थापन हो जाते हैं, मतलब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। तो जब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं ना, विस्थापन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो वो हिलने लगते हैं। ठीक है, इससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। दूसरा हो गया भूस्खलन। जब भी कोई भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब भी मतलब क्या होता है कि भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इससे पृथ्वी की सतह पर अशांति होती है, यानी पृथ्वी की सतह कंपन होने लगती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूस्खलन
आती है, बर्फ़ का टूट कर गिरने लगते हैं और चट्टान का रस्खलन हो जाता है। चट्टानें भी जो रहती है ना वो भी टूट जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, भूस्खलन जब आती है, ये भूस्खलन के कारण या तो बर्फ़ टूटना या तो फिर चट्टाने का रस्खलन होना यानी चट्टानें टूट जाना, ये सब के कारण क्या होता है, भूस्खलन के कारण है। ठीक है, और भूस्खलन के कारण महासागरों में अशांति होती है। अब यही सब चीज़ों की वजह से भूस्खलन हो जाना या बर्फ़ का टूट जाना या तो बड़े बड़े चट्टानों टूट जाना, ये सब वजह से क्या होता है, महासागर में अशांति फैल जाती है। मतलब जो लहरें होती है ना वो क्या हो जाती है, बड़े बड़े ऊंचे तक पहुंच जाती है इसका लहरें, और सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या हो जाती है, हमारा सुनामी का लहर उत्पन्न हो जाती है जो अपने स्रोत से चलती है और आसपास के तटों को नुकसान पहुंचाती है, और जो अपने तेजी के स्रोत से आती है और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूकंप। ऐसा माना जाता है कि सबसे खतरनाक सुनामी लहरों की उत्पत्ति समुद्र के नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। जो समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न होती है ना, सबसे बड़ा मुख्य कारण इसी को माना गया सुनामी आने का। ठीक है, ये समुद्र या समुद्र तल में एक बड़े बदलाव का कारण है। जो ये देखो, सबसे बड़ा सुनामी आने का कारण क्या पता है, जो समुद्र के तल में बदलाव किया जा रहा है, जो समुद्र के तल में बदलाव होता है इसकी वजह से। ठीक है, विवर्तनिक प्लेट जब खिसकती है, उसके जो नीचे विवर्तनिक प्लेट होता है ना, जब वो क्या होती है, खिसक जाती है तो समुद्र की गतिविधियों को अशांति कर देती है। जो समुद्र का गतिविधियाँ वो शांत नहीं रह पाता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा सुनामी आ जाता है। नेक्स्ट है उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। हालांकि इसके अधिक उदाहरण नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अधिक कोई उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरता है तो समुद्र के भीतर अशांति पैदा हो जाता है और इससे सुनामी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु भी परीक्षण होता है ना, परमाणु जैसे अमेरिका के द्वारा आप देखे होंगे 1940-1950 के दशक में परमाणु का परीक्षण किया गया था। ठीक है, भारी मात्रा में, तो इससे भी क्या होता है, सुनामी आने की खतरा होती है ना। परमाणु परीक्षण में भारी विस्फोट से नुकसान होने की अत्यधिक उच्च क्षमता होती है, क्योंकि 1940-1950 के दशक इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण सुनामी की घटना का एक उदाहरण है। उस टाइम भी सुनामी की घटना, जैसे कि मान लीजिए ये जो परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण होगा तो इसमें क्या होगा, परमाणु अलग अलग प्रकार की होती है, बड़ा बड़ा विस्फोटक होती है, इससे सुनामी लहरें अशांत हो जाती है, बड़े बड़े सुनामी की लहरें आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी के प्रभाव। सुनामी की अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है और इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, जान माल की हानि। सुनामी से सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों की जान माल संपत्ति का। तेजी से बढ़ती और फैलती हुई पानी की लहरें तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर देती है, लोगों को जान माल से नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है भौतिक क्षति। भौतिक क्षति का मतलब ये जैसे कि सुनामी से इमारतें, सड़कें, पुल और अन्य संरचनाएं ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तटीय क्षेत्रों की संरचनाएं पानी की ताकत से के सामने नहीं टिक पाती। जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र बसा रहता है ना, वो पानी की लहरें से नहीं बच पाती और वो भी खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं भौतिक क्षति। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए, तटीय पारिस्थितिक तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि तटीय में उसका बसा हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, उसको भी क्या करती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे देखिए, समुद्र जीवन, जो समुद्र में जीवन है, प्रवाल भीतियाँ और तटीय वनस्पतियाँ भी प्रभावित होती है। जैसे कि उसके बांध जो बनाया जाता है वो हो जाता है, प्लस में तटीय वनस्पति जो अगल बगल में रहते हैं, ठीक है, जो जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब चीज़ों को नुकसान होता है। तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मालवा और विषैले पदार्थ। देखिए, बहुत सारा मालवा और विषैले पदार्थ क्या होता है, समुद्र में मिलकर पर्यावरण को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। जो गंदे गंदे क्या होता है पदार्थ होते हैं वो भी मिल जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। बस आपको पॉइंट याद रखना, पर्यावरण प्रभाव, बाकी तो आप आराम से लिख लोगे ना। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव कब होता है, जब मान लीजिए बड़े बड़े सुनामी आता है तो इससे पुल टूट जाता है या तो लोगों के जान माल का खतरा होता है, तो सरकार की पैसा खर्चा होती कि नहीं होती, तो उसे बोलते हैं आर्थिक प्रभाव। पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रभाव होता है उसको आर्थिक प्रभाव कहते हैं। पुनर्निर्माण, कोई भी चीज़ अगर खराब हो गई है, ख़त्म हो गई, तो उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा। नहीं, जो घर वगैरह किसी का ध्वस्त हो गया तो उसका पुनर्वास मिलेगा। तब पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वास के कार्यों में भारी खर्च आता है। पर्यटन, मछली पालन और अन्य तटीय उद्योगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसको भी सरकार बनाने के लिए पैसे खर्च करती है, नहीं करती है, तो यहाँ भी नुकसान होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तटीय समुदाय को अपने घर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है, मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में भी बदलाव आते हैं। जिससे यहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ का संस्कृति कुछ अलग था, अब दूसरे जगह चल गए, उन लोगों को वहाँ पे ढलना पड़ेगा, वहाँ की भाषा सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ तालमेल करना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, और मानसिक तनाव भी इन लोगों
को झेलना पड़ता है, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें सुनामी का एक क्या प्रभाव है। अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है, ठीक है। इसके कारण को समझकर और तटीय क्षेत्रों में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजनाएं अपनाकर इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। पहली बात, इसमें 2 पॉइंट की बात किया गया। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। इस सुनामी क्यों आ रहा है, इसके प्रभाव को समझ करके, ठीक है, इसके कारण को समझ करके और तटीय क्षेत्र में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजना अपना करके हम इसके प्रभावों को रोक सकते हैं। आपदा प्रबंधन का योजना अपना करके कि कैसे इससे हमको बचना है, क्या इसका कारण है, उसका समाधान निकाल करके हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन है भूस्खलन से क्या तात्पर्य, भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप गलत सलत आंसर पढ़ रहे हो ना उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। भूस्खलन का अर्थ मतलब जैसे तैसे मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा भूस्खलन का अर्थ तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन देखेगा। आप नीचे गलत लिखिए चलेगा, लेकिन ऊपर कम से कम भूस्खलन का अर्थ जो है वो सही लिखिए, कुछ भी मत लिख दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना। अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो नीचे आप कुछ लिखिए, अलग बात है, लेकिन फर्स्ट में कम से कम आपको एग्जामिनर को ध्यान दिलाने के लिए कि हाँ ये अच्छा पॉइंट लिखा है, मतलब नीचे ही अच्छा होगा, तो वो चीज़ें आपको बनाना है बढ़िया। फर्स्ट में आपको अच्छा लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी अर्थ लिखेंगे। आप बीए क्लास में हो, ठीक है, लैंग्वेज को आसान करना है, लेकिन पूरा आप खोरठा की जैसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। भूस्खलन का अर्थ देखो, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है। भूस्खलन क्या है, एक प्राकृतिक घटना जिसमें किसी जमीन के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहा जाता है। समझ गए। भूस्खलन एक क्या प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी जमीन के ढाल पर, मतलब जो जमीन ढाल होती है ना, उस पर मिट्टी या तो कोई चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर खिसकना या थोड़ा सा लुढ़क जाना या पूरा पूरा गिर जाना, इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। थोड़ा सा लुढ़क जाना, हल्का सा खिसक जाना या पूरा गिर जाना की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण, आप सभी पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान तथा मिट्टी के अचानक नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ों को नीचे की ओर खींचते हैं, तो भूस्खलन जब होता है, जब मिट्टी वगैरह गिरते हैं तो नीचे ही गिरेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो पहाड़ पे, ढलान पे मिट्टी चट्टान जो नीचे की ओर गिरते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं भूस्खलन। आप ये गुरुत्वाकर्षण वाला आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो पहाड़ वगैरह होते हो, चट्टान वगैरह, जो मिट्टी वगैरह होता है वो नीचे गिरते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया। फिगर को आपको माइंड में नहीं लेना, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे पहाड़ है, रास्ता है, तो रास्ते पे ही क्या हो गया, भूस्खलन हो गया, मतलब पहाड़ से नीचे की ओर मिट्टी वगैरह गिर गए हैं, ठीक है। अब इसका कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे खड़ी ढलानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामान्य है। मतलब कि पहाड़ी इलाका और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पूरा खड़ी ढलान होता है, पूरा खड़ा सा ढलान जैसा होता है, वहाँ पे भूस्खलन होना तो एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा होती रहती है, ठीक है। जहाँ खड़ी जगह रहे वहाँ भूस्खलन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है ऐसे स्थान जहाँ चट्टानों में जोर और दरारें होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान होता है और उसमें दरार आ जाती है, ठीक है, और मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं, जो पहाड़ वाले पत्थर होते हैं वो एक दूसरे से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इससे भूस्खलन का खतरा अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है जहाँ कमज़ोर मिट्टी मौजूद हो वहाँ भी भूस्खलन बढ़ावा मिलता है। जहाँ मिट्टी कमज़ोर होती है वहाँ एक दूसरे को पकड़ के वो नहीं रखती है, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाती है, वहाँ से गिर जाती है, तो भूस्खलन कहलाता है। नेक्स्ट है वनों में आग लगने से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। जब वन में आग लगता है तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, जो घास फूस होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके जड़ें मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नदी और नालों के किनारे भी भूस्खलन संभावित क्षेत्र होता है। जो नदी होती है उसके भी अगल बगल में आप मिट्टी को गिरते हुए देखते होंगे, ठीक है। अब तो कोई नाला है तो वहाँ पे देखते होंगे वो 5 फीट का नाला था, बन गया 7 फीट का नाला, ठीक है, मतलब उसका मिट्टी धीरे धीरे वहाँ से गिरते 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 चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये भूस्खलन होता है। आप देखते हैं चापाकल में बोरिंग कराते हैं, ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो बोरिंग धंस जाता है, उसको हम लोग भूस्खलन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूस्खलन का थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स। अब देखेंगे भूस्खलन के कारण। तो भूस्खलन के कारण को निम्नलिखित रूप से मुख्य 2 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। भूस्खलन के कारणों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे भागो 2 बार लिखा गया, क्षमा चाहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है।
अब भूस्खलन के कारण आखिर भूस्खलन क्यों हो रहा है, मिट्टी क्यों धंस रहा है, इसका दो कारण है। एक प्राकृतिक कारण, भगवान का कारण जिसको कोई नहीं रोक सकता, वो भगवान खुद से करते हैं। और दूसरा मानव जनित कारण, यानी कि मानव का कारण। मानव जनित कारण मतलब मानव से संबंधित कारण। एक मानव है जैसे जंगलों का कटाई वगैरह कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी मिट्टी धंसती है। तो हम दोनों कारण देखेंगे, एक प्राकृतिक कारण, गॉड का दिया हुआ कारण, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत पहला आता है भारी वर्षा, ठीक है। जब भूस्खलन के सबसे सामान्य कारणों में से एक है भारी वर्षा। यहाँ छिद्रित जल के दबाव के द्वारा मिट्टी को नमी बनाकर वजन को बढ़ा देती है। जब भारी वर्षा होती है ना तो छिद्र के द्वारा जमीन के अंदर मिट्टी में चल जाता है पानी और उसका नमी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी का वजन बढ़ जाता है। मिट्टी का वजन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ढलानों में मिट्टी खिसक जाती है और भूस्खलन हो जाता है। अब बस आपको याद रखना भारी वर्षा, बाकी नीचे आप हम जैसे लिखें वैसे एग्जाम में लिखेंगे, कोई जरूर नहीं है। अब बस पॉइंट याद रखिए, भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी खिसक जाती है। नेक्स्ट होता है क्षरण। क्षरण में क्या होता है, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, ठीक है, जो बड़े एक साथ जो बंद करके हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कण होते हैं, मिट्टी सब एक साथ इकट्ठा जो एकता बने हुए रहते हैं ना, जो एक साथ पूरा मतलब एकजुट रहता है ना, वो क्या होता है, क्षरण के कारण एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्षरण मतलब होता है कि जब वो मिट्टी का पकड़, मिट्टी का जो शक्ति होता है ना कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो अगर मिट्टी पत्थर में चिपका हुआ तो उससे दूर हो जाता है, ठीक है। कोई छोटे छोटे पौधे में अगर चिपका हुआ तो उससे दूर हो जाता है। तो क्षरण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना। तो जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब जो एक साथ एकजुटा बनाए हुए रहता है ना, एकजुट में रहते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एकजुट से अलग हो जाते हैं, उसके कारण भी ये हमारे क्या होते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। हम आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप के कारण क्या होता है, धरातल में तीव्र कंपन से चट्टानों और मिट्टी में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब भूकंप होता है ना तो भूकंप तीव्र गति होता है, तेजी से होता है, जिसकी वजह से चट्टान और मिट्टी में, जो चट्टान और मिट्टी होता है वो अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा कंपन होने लगता है। तो एक दूसरे जो चिपक गए थे वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे भूस्खलन हो जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जमा राख, जो राख वगैरह जमा हो जाता है, मलबे, मिट्टी अति भार बढ़ा देती है। उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना तो वो क्या हो जाता है, उसका मतलब वो हिलना स्टार्ट कर जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो जो वहाँ पे वो स्थिर है ना वो अस्थिर हो जाते हैं। जबकि इसके साथ साथ होने वाला भूकंपीय गतिविधियाँ, जो भूकंप होता है ना, यानी कि जो हिलता है ना, इससे क्या होता है, अस्थिरता का कारण बनती है। मतलब वो पत्थर, मिट्टी, कण जहाँ पे एक जगह रहते हैं वो एक जगह नहीं रह पाते, वहाँ से हिल जाते हैं और वो जमीन ढीली होने की वजह से क्या होती है, भूस्खलन को गति प्रदान करते हैं, यानी भूस्खलन हो जाती है। नेक्स्ट है मानव जाति के कारण। मानव के कारण भी क्या हुआ है, बहुत सारे क्षति पहुंचा है। जैसे वनों की कटाई, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूत पकड़ के बंधे रखती है, ठीक है। जो वृक्ष के जड़ होती है ना, पेड़ पौधा का जड़ होती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। इससे चट्टानों से गिरने वाले मलबे के प्रभाव को नियंत्रित करते थे तथा इसके साथ ही वनस्पति आवरण को भूस्खलन से कम नुकसान पहुँचाते हैं। मतलब उसके मिट्टी क्या करते हैं, जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को रोक करके रखती है, और मिट्टी मतलब उस जड़ों के साथ चिपके होने की वजह से वो ढीली नहीं पड़ती है, और ढीली नहीं होने की वजह से फिर जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना वो नीचे नहीं गिरते हैं, ठीक है, और नुकसान नहीं पहुंचता है। और वनों की कटाई से इस सुरक्षात्मक आवरण को समाप्त कर देती है। और जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो उसके जो जड़ें होते हैं मिट्टी को अच्छे से नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से मिट्टी खिसकने की वजह से उसके ऊपर रखे हुए पत्थर, चट्टान भी क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, और भूस्खलन की संभावना को बढ़ावा मिलती है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। विभिन्न मानव जाति गतिविधियों के कारण हुए जलवायु परिवर्तन ने वर्षा पैटर्न में अचानक परिवर्तन के बदले में भूस्खलन की आवृत्ति के साथ साथ गंभीरता को भी बढ़ावा दिया। मतलब जलवायु परिवर्तन, मानव ने इतना जंगल को काटा है, मानव ने इतना प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ गलत किया है कि जलवायु परिवर्तन मतलब जब जलवायु का परिवर्तन के पैटर्न में अचानक बदलाव हो जाता है। जब पानी गिरना चाहिए तो नहीं गिरता, जिस टाइम गिरना चाहिए उस टाइम नहीं गिरता है, कभी ज़्यादा वर्षा होती है, कभी कुछ नहीं होती है, ठीक है। नहीं वर्षा होती तो पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, फिर अचानक कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो पेड़ पौधे नहीं होते, तो सारा मिट्टी वगैरह क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब वजह से भी हुआ है, जिसकी वजह से मानव ने क्षति पहुंचाया है। नेक्स्ट है उत्खनन। उत्खनन के कारण भी ढलानें अस्थिर होते जा रहे हैं। मतलब जो ढलान है ना वो रुक नहीं रही, मानव जो उत्खनन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, ढलान में मिट्टी रुक नहीं रही, मिट्टी सीधे नीचे गिर जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं भूस्खलन के प्रभाव, कि भूस्खलन के प्रभाव क्या। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को हम ज़्यादा नहीं समझा रहे क्योंकि वेरी सिंपल है, बस आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पॉइंट आपको याद रहे और आप आंसर आराम से लिख सको, ठीक है।
नेक्स्ट है मानव और पशु जीवन की हानि। देखिए अब इससे प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है, भूस्खलन अगर हो जाता है कहीं तो इससे प्रभाव क्या है, तो मानव पशु का भी हानि होता है। भूस्खलन से बड़ी संख्या में मानव आबादी को जान माल की हानि होती है, घरों को, सड़कों को आदि सहित बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को नुकसान हो जाती है। ये सब चीज़ों का क्या होती है, नुकसान होती है। जब गिरता तो हो सकता है वहाँ पे आदमी था, पशु है, जानवर है, अगल बगल में घर है, तो ये सब को नुकसान होता ही नहीं होता है। कृषि भूमि का नुकसान, मान लो पहाड़ के नीचे अगर कहीं कृषि है तो उसको भी नुकसान होती है। भूस्खलन से कृषि भूमि मलबे से ढक जाता है, तो फिर मलबे के साथ साथ वह बह जाता है, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत ही उसका नुकसान होता है। उसके ऊपर क्या होता है, सारे मिट्टी पत्थर हो जाते हैं, ढक देते हैं उसको, या तो फिर उसी को बहा करके ले जाते हैं। नेक्स्ट है परिवहन क्षति। अब देखिए रास्ते के बगल में पहाड़ होते हैं, अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया, कभी कभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचती है, कभी कभी गाड़ियां एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाती है। तो भूस्खलन प्रायः सड़कों जैसी परिवहन मार्गों को अवरुद्ध कर देती है, मतलब रास्ता को अवरुद्ध कर देती है, रास्ता को रोक देती है, जिससे आवागमन में बाधा और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिससे आवागमन मतलब आने जाने की रास्ता बंद हो जाती है, साथ साथ में क्या होता है, आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, मतलब गाड़ियों पर भी कभी कभी क्या होता है, चट्टानें गिर जाने से उनके नुकसान होते हैं। ठीक है, हो गया परिवहन क्षति। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, कैसे देखिए, मिट्टी से निर्मित भारी चट्टानों में हलचल किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक परिदृश्य को बदल सकता है। मतलब देखिए जब भूस्खलन होता है तो क्या होता है कि चट्टानों में हलचल होती है और उसकी वजह से भूस्खलन होता है, तो उस क्षेत्र का जो दृश्य है वो बदल जाता है, अजीब टाइप से लगने लगता है। पर्यावरण पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों का जान माल चले जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि माहौल बहुत अजीब टाइप्स का हो जाता है। और इससे पारिस्थितिक तंत्र, जल प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि वहाँ पे जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उसका नुकसान होता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या, जो जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उसको नुकसान होता है। जल प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जल का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बहुत सारे दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये पर्यावरण पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। नेक्स्ट है विस्थापन। अब देखिए भूस्खलन के बाद सामान्यतः स्थानीय समुदाय को विस्थापित करना पड़ता है। वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, भूस्खलन के कारण, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी आने वाले समय में जान माल की खतरा हो सकता है, या तो फिर हो चुका उन लोगों के साथ, तो अब बचाव के लिए दूसरे जगह इनको विस्थापित करना पड़ता है, तो इन लोगों को भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब इसका प्रभाव है, जब भूस्खलन आता है तो ये सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने 5 प्रभाव देखा, ये आपको याद रखना है। पहला मानव पशु जीवन पर हानि पहुँचता है, कृषि पर। नेक्स्ट परिवहन पर। चौथा है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ का माहौल दृश्य बदल जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन, वहाँ के लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, और भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा खत्म होता है दोस्तों वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में वनाग्नि के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और जितना ही आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको किस प्रकार से चेंज करके दे सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दे सकता है कि भारत में वनाग्नि के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें, या तो फिर भारत में आग लगने के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें, या तो फिर भारत में दवा नल के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। इतना टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी हम आपको कंटेंट देते हैं थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन बेस्ट एंड अच्छा क्वालिटी का आपको देते हैं। ठीक है, कि किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली आए और वीडियो बना दिए। ठीक है, ऐसे जो चैनल आपके साथ करते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे पिछला जाकर के पेपर देखिए, आप वनाग्नि के बारे में नहीं पूछा है, दवा नल के बारे में पूछा है। और आगे भी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो दवा नल से ही संबंधित पूछेगा, वनाग्नि के बारे में नहीं पूछेगा। अब स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा कि दवा नल का मतलब ही आग, जंगल में आग लगने का होता है। सो ठीक है, ये बात बिल्कुल पता नहीं होगा। तो हर एक क्वेश्चन को ना मैं देख के करवाता हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से पूछा गया, ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। आप देखिए जाकर के प्रीवियस ईयर उसमें पूछा है दवा नल के कारण और प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं। वनाग्नि बोलो या तो दवा नल बोलो या तो फिर जंगल में आग लगना बोलो। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास में आसानी से आग पकड़ लेती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर जो सूखी घास होता है उसमें आसानी से क्या होती है, आग पकड़ लेती है। अतः इसी कारण से पूरे जंगल में आग पकड़ लेती है।
ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसका कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। उच्च ताप पर यानी कि उच्च गर्मी पर जंगल में सूखी घास जब बहुत सूख जाती है तो उच्च तापमान इस जलाने में मदद करती है। तो जो उच्च तापमान होती है ना, वो इसे जलाने में क्या करती है, मदद करती है। जिसके कारण जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है। जिसके कारण जंगल में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है। ठीक है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल की आग एक अनियंत्रित आग है, मतलब कभी रुकने वाली नहीं। अगर ये एक बार लग गया ना तो फिर रुकती नहीं। अनियंत्रित आग है जो जंगल के बड़े हिस्सों को नष्ट कर देती है, उसके बाद ही ये रुकेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो भी ये सब लिया गया ना, ये कहीं से भी उठा करके ये डिफिनेशन नहीं लिया गया। ये एकदम सटीक डिफिनेशन है, जो बुक वगैरह में भी ये सब डिफिनेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनाग्नि, आग लगने का कारण जंगल में। ठीक है, बस यही पॉइंट आप फर्स्ट में अगर ऐसा लिखोगे ना, तो एग्जामिनर आपको देखेगा कि हाँ ऐसा पेपर लिखा है, ऐसा डिफिनेशन लिखा है, फिर वो खुशी खुशी आपको नंबर देगा। फिर आगे वो पूरा पढ़ने के पास उसके पास समय नहीं होता कि आपको पूरा पेपर पढ़ के रहे। ठीक है, हाँ कहीं कहीं बीच में, कहीं ऊपर में आपका देख लिया जाता है कि किस प्रकार से आपने लिखे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों वनाग्नि या तो फिर दावानल के कारणों को। ठीक है, तो भारत में जो जंगल लगने का कारण है ना, जंगल में आग लगने का कारण, इसका दो कारण है। कुछ तो प्राकृतिक कारण जो खुद से लग जाती है, गॉड के द्वारा अपने आप लगती है, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। दूसरा तो ये है कि मानव जाति कारण। ठीक है, मानव के जाति के द्वारा कुछ आग लगा दिए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक कारण। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक कारण जो गॉड के द्वारा यानी भगवान की तरफ से ही समझो कि खुद ब खुद लग जाता है। ठीक है, पहला है बिजली। बिजली के तारों, पेड़ों या चट्टानों पर गिरने से चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे जंगल में आग लग सकती है। ठीक है, ये बिजली वो नहीं है जो हमारे घर में आती है करंट। ठीक है, वो नहीं, जो बिजली जो चटकती है ना, उससे क्या होता है, पेड़ों या चट्टानों पर गिरने से क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मी के तापमान। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ना क्या होता है, जंगल में आग पकड़ लेती है। ठीक है, जंगल में क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद गर्म लावा के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, और ये गर्म लावा फिर आसपास के खेतों ज़मीनों में बहकर चली जाती है और धीरे धीरे जंगल में पकड़ लेती है। जब जो गर्म लावा होती है ना, जो ज़मीन से जब निकलती है ना, तो बहती है। ठीक है, और जब बहती है ना, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, जो आग है वो जंगल की तरफ चले जाती है, और इससे भी कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। ये हम लोग तरफ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी में नमी की कमी। जब अत्यधिक गर्मी के कारण जो मिट्टी है ना, उसमें नमी सब सूख जाती है। धूप होती है, बहुत सारा तेज़ गर्मी होती है, जिसकी वजह से भूमि में थोड़ा सा भी नमी नहीं होती, पूरा सूखा सूखा रहता है। ठीक है, अब सूखा सूखा रहता है ना, तो ऐसा सूखा रहने के कारण क्या होता है पता है, जंगल में जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, जब वहाँ पे भींगा नहीं रहेगा, थोड़ा नमी नहीं रहेगा, पूरा सूखा सूखा है, तो थोड़ा सा भी कुछ आग से संपर्क में आएगा तो क्या हो जाती है, तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है और जंगल को क्या कर देती है, पूरा का पूरा तहस नहस कर देती है। नेक्स्ट है कम बारिश। कम बारिश से जंगलों में मिट्टी की नमी कम हो जाती है। जब बारिश नहीं होती है ना, तो जंगल पूरा सूख जाती है, उसकी नमी कम हो जाती है। जंगल की मिट्टी आग को नियंत्रण करने की क्षमता खो देती है। जो जंगल का मिट्टी होता है ना, वो पूरा सूख जाता है, तो जंगल को थोड़ा, जो जंगल में आग लगने वाला है ना, उसको थोड़ा सा भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि ज़मीन थोड़ा सा भी भींगा हुआ नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, तो उसके पास इतना पावर नहीं रह पाता कि वो जंगल में आग को थोड़ा सा भी कम कर सके। ठीक है, और सारे घास क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सारे घास क्या होता है दोस्तों, सूख जाता है, और तेज़ी से क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्राकृतिक कारण। अब हम लोग देखेंगे मानव जाति का कारण। ठीक है, कि मानव जनित कारण क्या है, कि मानव के द्वारा आग किस प्रकार से जंगल में लगते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला आपका है धूम्रपान। ठीक है, इसको मैंने ऊपर में लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे ये कलर नहीं किया, भूल गया। ठीक है, धूम्रपान है। ठीक है, अब धूम्रपान के माध्यम से कैसे होता है, देखिए जो लोग होते हैं ना, वो धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह पीना। ठीक है, और बिना उसको बुझाए फेंक देते हैं। ठीक है, तो धूम्रपान दुनिया भर में जंगल की आग का प्रमुख कारण है। सिगरेट को पूरी तरीक़े से बुझाए बिना फेंक देते हैं, जिससे जंगल में सूखी घासों में पकड़ करके जंगल को तहस नहस कर देती है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है मानव जाति का धूम्रपान करना। ठीक है, धूम्रपान करने के कारण से जंगल में आग लगती है। नेक्स्ट आपका जल्दी हुई सामग्री।
सॉरी, यहाँ पे जल्दी लिखा गया, क्षमा चाहेंगे, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हुआ। यहाँ पे जलती हुई भी सामग्री है, जलती हुई सामग्री, जो जलता हुआ सामग्री होता है ना, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लोग आमतौर पर जलती हुई आग या जलने वाली सामग्री को बिना देख रेख कर छोड़ देते हैं, इससे जंगल में आग लग जाती है। कम से कम कोई चीज़ों को अगर हम फेंक रहे हैं तो कम से कम ये तो देख लें कि उसमें तो कुछ कहीं आग का मात्रा तो नहीं है, ठीक है, कहीं आग का मात्रा तो नहीं है। अगर आग की मात्रा वाले कोई भी सामग्री को अगर हम फेंक देते हैं तो धीरे धीरे करते करते जंगल में आग लग जाती है। नेक्स्ट है कचरे जलाना। जब हम लोग जंगल के किनारे कचरे जला देते हैं ताकि ये क्या हो, इधर उधर भटके नहीं, कचरे इधर उधर फैले नहीं, और इसकी वजह से भी जंगल में आग लग जाती है। कई बार कचरे को जलाकर राख कर दिया जाता है ताकि कचरे के जमाव को कम किया जा सके, ताकि कचरा अधिक मात्रा में फैल ना सके, कचरे का जमावट को कम किया जा सके, इसलिए लोग क्या करते हैं, कचरे को जला देते हैं, ठीक है। और इससे भारत में जंगल में आग लगने की घटनाएं भी होती रहती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जलाकर खेती बनाना। अब पहले के समय में और बहुत ऐसे भी ग्रामीण के लोग हैं भारत में जो क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, ठीक है, उसमें आग लगा देते हैं, सारे लकड़ियाँ वगैरह जितना घास फूस रहता है सब खत्म हो जाती है, वो ज़मीन बनाने के लिए उसको ऐसा करते हैं। और वही जो आग लगाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जंगल में भयंकर आग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके बाद और भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो कुम्हार लोग होते हैं वो पत्तियों से अपना क्या करते हैं, अपना सामग्री तैयार करते हैं वो, और वो पत्तियाँ को कभी कभी क्या करते हैं, वहाँ पे वो जलाते हैं। जैसे पत्तियाँ से ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अपने ठंडे समय के लिए जो कोयला बनाने में काम देती है, तो फिर ठंडे समय में तापमान के लिए पत्तियों को क्या करती है, हल्का सा जला करके उसको हल्का सा उसमें जीवित रहने देती है, जिससे वो आग पकड़ने की संभावना होती है कि पूरा जंगल में भी आग पकड़ सकती है। ऐसा आप लोग ग्रामीण इलाके में देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जंगल की आग का प्रभाव, कि भारत में जंगल का आग का प्रभाव क्या है, तो निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, मिट्टी की उर्वरता में कमी। जब जंगल में आग लगती है ना, तो उसमें जितने सारे घास फूस रहती है ना, जो खेत वगैरह में घास फूस रहते हैं, उसका जो उर्वरकता रहता है ना वो खत्म हो जाता है। जंगल में जो आग से मिट्टी का उर्वरकता रहता है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आग लग गया, सारा सूख गया, तो उसमें मिट्टी के पास कोई पावर कैपेसिटी नहीं रह पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया जो एक जीव जंतु सारे जो एक मिलजुल के रहते हैं, उस सभी को क्या हो जाती है, नुकसान होती है। जंगल की आग विविध वनस्पतियों, जीवों के आवास और जटीय संबंधों को नष्ट कर देती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान होता है। मतलब जो जीव जंतु का घर वगैरह रहते हैं, ये सभी को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, आजीविका पर प्रभाव। अब भारत में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग जो जंगल के निकट बसते हैं, तो बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईंधन, लकड़ी जलाने के लिए बांस हो गया, जानवर को देने के लिए चारा हो गया, छोटी लकड़ी हो गया, वो सब चीज़ों को लाते रहते हैं और अपना जीवन उसी पर वो क्या करते हैं, चलाते हैं। अब जंगल में जब आग लग जाता है ना, तो इनकी आजीविका पर प्रभावित पड़ती है, इनकी आजीविका छिन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। जब जंगल का भयंकर आग लगता है ना, तो कार्बन अवशोषण को कम करती है। कार्बन क्या करती है, अवशोषण को कम कर देती है। मतलब जो हम लोग कार्बन, देखो पेड़ पौधा के द्वारा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, लेकिन वहीं अगर जंगल में ही आग लग जाए तो उसको कार्बन को अवशोषित करेगा कौन, ठीक है, तो अवशोषित कम हो जाती है, फिर उसको अवशोषित करने वाला कोई रहता नहीं है, तथा धुएं के विशाल बादल उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब लगता है कि पूरा धुआं धुआं फैला हुआ है, ठीक है, जिससे भारी वायु प्रदूषण होता है जब भयंकर तरीके से आग लगती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रभाव पड़ते हैं उसमें, ठीक है। छोटे छोटे जीव कौन सा, जो मतलब खेतों में रहते हैं, जो खेतों के लिए क्या होते हैं, जो मिट्टी के लिए क्या होते हैं, फायदामंद होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं, वहाँ आग के चपेट में आकर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो मिट्टी के लिए परफेक्ट माना जाता है, अच्छे माने जाते हैं, वैसे भी क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है जल संग्रह क्षेत्रों का विनाश। जंगल में बहुत सारा ऐसे भी आप लोग देखेंगे छोटे छोटे तालाब रहता है जहाँ पे जल संग्रह रहता है, मतलब जल इकट्ठा रहता है। अब जंगल की आग से वन की जो जल संग्रह का विनाश हो जाता है, वो उसमें मतलब लकड़ियाँ का जलावट वगैरह वाला जो रहता है, उसका जलने उलने के बाद पूरा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आग लगता है, तो ठीक है, वो फिर किसी भी लायक नहीं बचता है। तो इस प्रकार से ये हो गया दोस्तों कि जो जल संग्रह रहता है ना जंगल में, उसका भी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, वो भी जो जल होता है वो दूषित हो जाता है, ठीक है। अगर इतना सा आपको 4 से 5 पेज आंसर अगर लिखा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा जाता है, अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो रोकथाम का उपाय, कि जंगल में आग लगने का रोकथाम का उपाय बताएं, तो यहाँ पे बहुत सारे उपाय लिख सकते हैं कि हमको सिगरेट जो होता है, यानी कि धूम्रपान करके हमें जंगलों में नहीं फेंकना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नहीं आग लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कारण आप बता सकते हैं कि कोई भी जलती हुई सामग्री को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका हो गया
कचरे उसको नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करके आप और भी कुछ बता सकते हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखा के प्रभावों का क्या करना है, वर्णन करना है। सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखा के प्रभाव का वर्णन करना है कि सूखा, पहले आपको बताना सूखा का अर्थ, फिर इसका सूखा क्यों आता है इसका कारण, फिर सूखा का प्रभाव बताना। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि बाढ़ के कारण और परिणाम की विवेचना करना, कि बाढ़ के कारण और इसके परिणाम क्या होते हैं। पहला है बाढ़ का अर्थ, समझते हैं बाढ़ का अर्थ क्या है। इसका सही डेफिनेशन पढ़ना, ये नहीं कि कुछ भी मतलब पानी ज़्यादा हो गया बाढ़ आ गया, ऐसा नहीं। करेक्ट डिफिनेशन, बुक वाला डिफिनेशन जो एग्जामिनर के माइंड में सेट है, जो आपको देखते ही मार्क्स दे दे। ठीक है। बाढ़ का अर्थ, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जितने भी सारा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है सबका सब प्राकृतिक आपदा है, जिसमें लगातार वर्षा के कारण नदी का जल अपनी क्षमता से अधिक होकर नदी के किनारे के बाहर फैल जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जल से भर जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है। ये बुक का लैंग्वेज है दोस्त। एक बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जिसमें लगातार वर्षा होने के कारण नदी का जो जल है वो अपनी क्षमता, मतलब नदी की जो क्षमता होती है उससे अधिक होकर के नदियों के किनारे बहने लगती है और फैल जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र बिल्कुल पानियों से भर जाती है, यानी जल से भर जाती है, जलमग्न हो जाती है, उसे ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। अब इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी जमा हो जाता है तो वह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाढ़ के कारण कई घर, मंदिर, मस्जिद आदि निर्मित भवन ध्वस्त हो जाते हैं, बह जाते हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बाढ़ के कारण अत्यधिक मात्रा में मानव का जान माल का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। बाढ़ आता तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बाढ़ का अर्थ और इसका छोटे छोटे हम लोगों ने देखा इसका पॉइंट्स। अब बात करते हैं बाढ़ के प्रभाव, कि बाढ़ के कौन कौन से प्रभाव हैं। आपको बस पॉइंट याद रखना, बाकी आप इतना तो तेज हो कि आप इसका खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बाढ़ के कारण इस प्रकार है। ठीक है। आखिर बाढ़ आता कैसे है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण किसी भी स्थान में लगातार कई दिनों तक भीषण वर्षा होने से नदियां का जल स्तर बढ़ने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप नदियां जलमग्न हो जाती हैं, नदियां भर जाती है। और अत्यधिक वर्षा होने का मुख्य दो कारण बताया गया है। पहला बताया गया है बादलों का फटना और दूसरा चक्रवात। यही दो वजह जिसकी वजह से ज़्यादा वर्षा होती है। बादलों का फटना, इससे प्रायः विद्युत की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ अचानक तथा तेजी से होती है। आप लोग देखते होंगे चमकता है, चटकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेघ गर्जन, गरजता है, उसके साथ साथ तेजी से क्या होता है, बरसात होती है। इसमें कम समय के अंतराल में ही ऐसी घनघोर वर्षा होती है। मतलब इसमें ना कम समय के अंतराल में ही क्या होती है, ऐसे घनघोर वर्षा होती है। अब इसको बार बार नहीं देखेंगे, अत्यधिक मात्रा में नहीं देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ये हमेशा के लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नदियों में बाढ़ आ जाती है तथा निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से जलमग्न हो जाती है। नेक्स्ट है चक्रवात। चक्रवातीय हवाओं से प्रचंड रूप से भारी वर्षा होती है। देखिए जो चक्रवर्तीय हवा है ना, जब चक्रवर्तीय हवा चलती है ना, तो इसके प्रचंड से भारी वर्षा होती है, जिसके कारण अत्यधिक जन धन की हानि होती है, लोगों की हानि होती है, लोगों की संपत्तियों की हानि होती है। साथ ही वह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, पानियों से क्या हो जाती है, भर जाती है। तो ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप दोनों एक ही में मिला करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वनों का हर्ष। जब जंगल कटते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होती है, बाढ़ आती है। अब आप लिखोगे कि जब सूखा था तब भी बाढ़, वनों का बात चल रहा था, जब बाढ़ आ रहा है तब भी वनों का बात, तो अलग अलग रूप में बात। आप देखिए बात किया क्या जा रहा है। वनों की कटाई से भूक्षरण की दर बढ़ रही है। जैसे जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, तो मिट्टी क्या होंगे, ढीला पड़ जाएंगे, मिट्टी टाइट नहीं रहेंगे। मिट्टी जो एक दूसरे से पकड़े हुए रहता है टाइट से, वो पकड़ा हुआ नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिसके कारण नदियाँ, जलाशय की जल संग्रह क्षमता में कमी होती है। अब वो क्या करेंगे, जब पेड़ पौधा उस मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो पानी आएगा, तो उसके साथ वो मिट्टी ढीला होने की वजह से बह जाएगी। और नदिया में जहाँ पानी इकट्ठा होना चाहिए वहाँ जाकर के पहले से बालू वगैरह भर गया। अब बालू वगैरह भर गया तो नदी के पास उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा पानी लेने का, तो नदियों के ऊपर से पानी निकलना स्टार्ट होगा। फिर बाढ़ आ जाएगा, तो जो मिट्टी वगैरह जाके नीचे बैठ गया था वो फिर सारे फसल को बर्बाद कर देगा, है ना। तो वनों की कटाई के कारण भूमि द्वारा जल अवशोषण की दर में कमी होने से जलाशय तथा नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है। साथ ही जब पेड़ पौधा की कटाई होता है ना, तब पेड़ पौधा जब नहीं रहेंगे तो पानी जब गिरेगा तो उसको अवशोषित करने वाला कोई है नहीं है। लेकिन वहीं अगर पेड़ पौधा रहेंगे तो पानी गिरते हैं तो कुछ पेड़ पौधे भी अपने आप में अवशोषित करके रखते हैं, कुछ खींचते हैं उसको, जिसके कारण प्रतिवर्ष विश्व की लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाता है। जिसकी वजह से बहुत सारे बाढ़ क्या होते हैं, बाढ़ में जो
ये कृषि होते हैं, भूमि होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि पेड़ों पौधों से कैसे बाढ़ आती है। ठीक है, और पेड़ पौधे बाढ़ आने से कैसे रोकती है उसको। नेक्स्ट, नदी तल में अवशोषण, नदी के जो तल है नीचे, नदी का तल मतलब जो मान लो कि कोई नदी है उसके नीचे का बात चल रहा है। ठीक है, अवसादों का जमावट। ठीक है, अवसादों का जमावट मतलब कोई दूसरे चीज़ें आकर के नीचे जब जमावट हो जाता है ना नदी के नीचे, तो पानी उसको कम मात्रा में रह पाता है। मान लो बहुत सारा कचड़ा उचड़ा आकर के नीचे जमा हो जाता है तो पानी का नदी में रहने की कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो नदी तल में अवसादों का जमावट। देखिए, पर्वतों से निकलने वाली नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करते समय भारी मात्रा में अवसादों को साथ भाग कर ले जाती है। अवसादों मतलब अपशिष्ट चीज़ों को, यानी जो बेकार चीज़ें उसको लेकर के क्या करती है, भाग करके ले जाती है। ये अवसाद मिट्टी तथा बालू के रूप में नदी की तली पर जमा हो जाते हैं। और ये जो अवसाद जो बहा करके ला रहा है पानी, वो क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं, बालू होते हैं, कक्कड़ होते हैं, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसको ला करके क्या कर देती है, नदियों के तल के नीचे जमा देती है, जिसके कारण नदी की तल निरंतर उतली होती जाती है। ठीक है, यानी कि ऊपर होते जाता है। ठीक है, और पानी उसमें कम रहने लगता है। नदी में जल संग्रह की क्षमता कम हो जाती है, वो अब नदी के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि पानी रख सके। इस कारण वर्षा काल में बाढ़ों की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इस समय क्या हो जाता है, बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना था। नदी से पानी ऊपर जब आने लगता है तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जब नदी के तल जो नदी का नीचे ज़मीन वाला, जब उसमें बहुत सारे चीज़ भर जाएंगे, जितना गड्ढा होगा जितना वो खाली जाएगा उतना ही पानी एब्जॉर्ब करके रखेगा ना वो। लेकिन जब कोई चीज़ अवशिष्ट चीज़ें भर जाएगा ना तो वो ऊपर से पानी जाने लगेंगे। ठीक है, और उसके पास कैपेसिटी नहीं होगा उतना रखने का, फिर पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। नेक्स्ट है जल संग्रह क्षेत्र का विस्तृत होना। जल संग्रह क्षेत्र का विस्तृत होना, जो जल संग्रह करने के लिए क्या लोग क्या करते हैं, जल संग्रह के लिए अलग अलग तरह का नदियाँ बनाते हैं, तालाब बनाते हैं। अब वो तालाब में पानी रहते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा जब हो जाता है तो वही एक बाढ़ का रूप भी ले लेता है। बाढ़ कहाँ आता है, जहाँ नदी होता है, तालाब होता है, वही सब जगह में ना। किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के जल संग्रह का क्षेत्र अधिक विस्तृत होने पर माध्यम वर्षा के समय जल की भारी मात्रा का संग्रहण होता है। मान लो कि कहीं नदी है, वहाँ पानी पहले से और हल्का सा भी पानी आ जाता है तो भर जाता है, तो ये एक क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेती है। तथा साथ ही जल की अधिकता से बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद जो जल होता है वो थोड़ा पहले से था उसमें और फिर बाद में थोड़ा सा भर गया तो जल अधिक हो गया, उसकी वजह से बाढ़ भी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम नदी या तो फिर तालाब बना लिया, लेकिन जल निकासी का व्यवस्था है ही नहीं, उसका पर्याप्त व्यवस्था है ही नहीं कि अगर भरेगा जिस टाइम तो उसको कैसे निकाला जाएगा, जिसको हम लोग फाटक के माध्यम से निकालते हैं। तो अगर अपर्याप्त व्यवस्था रहता है ना, उसका अच्छा व्यवस्था नहीं होता ना, तब भी बाढ़ आता है। ठीक है, तो अपवाह प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था ना होने के कारण बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि जब जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण भी क्या हो जाती है कि जल से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों बाढ़ के कारण कि बाढ़ किस किस कारणों से आ सकते हैं। अब अगर बाढ़ आ जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है आपका, और बाढ़ आने से आने वाले दुष्प्रभाव निम्न है, यानी कि बाढ़ से होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, फसलों का नुकसान। बाढ़ से प्रमुख रूप से फसलें नष्ट हो जाती है, कई लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और कई अरब रुपये का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है जनजीव की हानि। जो जनजीव है, ठीक है, वो सभी का हानि होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रभाव से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ की वजह से बह जाते हैं, कईयों की पशु मर जाते हैं, कईयों के मकान गिर जाते हैं। तो यहाँ जनजीवन का हानि हो रहा है ना, लोगों का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यातायात में बाधा, बाढ़ से सड़कें टूट जाती है, यातायात में क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होने लगता है। बीमारियां में वृद्धि, बाढ़ में मृत्यु मनुष्य जीवों व जानवरों से अत्यधिक मात्रा में रोगाणु फैलते हैं। मान लो कि बाढ़ में कोई बहुत सारे लोग जीव जंतु मर गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, उससे बीमारियां फैलता है, रोगाणु फैलता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा महामारी फैलाते हैं। नेक्स्ट है जैव प्रजातियों की हानि। संवेदनशील जैव प्रजातियां बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है। जो बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जंगलों में इधर उधर, तो बाढ़ के प्रकोप में आकर के वो क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिससे उनका हानि होता है। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव। अब मान लो कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आया है तो सरकार वहाँ पे लोगों को मदद करेगी ना, तो सरकार कहाँ से लाएगी पैसा, टैक्स बढ़ाएगी। किन लोगों पर बढ़ाएगी, जहाँ पे बाढ़ नहीं आया हुआ है, तो आर्थिक दबाव पड़ जाता है लोगों पर। जहाँ पे बाढ़ नहीं आया हुआ है वहाँ के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, पैसा ज़्यादा देना पड़ता है टैक्स के रूप में। बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए सरकार खजाने पर दबाव बढ़ जाता है, सरकार का जो खजाना उस पर दबाव बढ़ जाता है आता है। ऐसी स्थिति में गैर बाढ़ पीड़ित लोग, जहाँ पे
बाढ़ नहीं आया हुआ है वहाँ पे अस्थायी टैक्स लगाते हैं, मतलब पूरा टैक्स लगाते देते हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट हो गया, 4 पेज या 5 पेज में आप आंसर लिख रहे हैं और इतना में अगर आपका हो गया यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी आपको अगर लिखने के लिए आंसर कम पड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाढ़ को रोकने का उपाय लिख सकते हैं। जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, सब में लगभग नुकसान का ही बात हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में जब आपका आंसर घट रहा है अगर कुछ लाइन लिखने के लिए, तो लास्ट में बाढ़ रोकने का उपाय लिख सकते हैं। मान लो सूखा था तो सूखा रोकने का उपाय, बाढ़ है तो बाढ़ रोकने का उपाय, भूकंप है तो भूकंप रोकने का उपाय। कुछ तो एक दो पॉइंट जरूर दे सकते हैं जहाँ पे ऐसा आपको पॉसिबल लगे कि हाँ इसको रोकने का कुछ उपाय हो सकता है, वहाँ पे आप दे सकते हैं नीचे में। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहीं तक सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदाओं से आप क्या आशय है, मानव जनित आपदाओं के कारणों का वर्णन करें। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दे देगा। या तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मानव निर्मित आपदा है ना, इसमें आ जाता है आतंकवाद आपदा, मानव बम आपदा, युद्ध, औद्योगिक आपदा, रेल आपदा और सड़क दुर्घटना। ठीक है, तो अब मान लो कि दोस्तों अगर दे देता है कि मानव जनित आपदाओं से आप क्या समझते हैं, तो इस हम जो आंसर आपको बता रहे हैं इसमें सारा चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर दिए। ठीक है, वो सारा लिख देना है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार क्या करता है, सिर्फ ऐसे उठा के दे देता है, जैसे ये वाला सिर्फ औद्योगिक आपदा तो सिर्फ इसके बारे में लिख देना है, सिर्फ दे देगा रेल आपदा तो इसके बारे में लिख देना है। लेकिन ये सब मानव निर्मित आपदा यानी कि मानव के द्वारा किया गया क्षति ही है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक दे देगा, हो सकता है सड़क दुर्घटना दे दे, तो भी आप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन कवर होने वाला है। ठीक है, जब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे ना, तो हम आपको लास्ट में बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आपका कैसे एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन में काम करेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेगा बस एक क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो देखिए एक हमारा एक क्वेश्चन है कि मानव जातीय आपदाओं से क्या आशय है, मानव जनित आपदाओं के कारणों का वर्णन करें। या तो फिर दे सकते हैं कि मानव निर्मित आपदाओं से क्या आशय है, मानव निर्मित आपदाओं के कारणों का वर्णन करें। ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन भी आपको दे सकता है एग्जाम में। और वो किस प्रकार से देगा हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए मानव ने कौन कौन सा आपदाओं को खुद से क्रिएट करता है। जैसे आप लोग सुनेंगे सुनामी, तो ये प्राकृतिक आपदा है, गॉड के द्वारा, भगवान का द्वारा किया गया ये आपदा होती है, भगवान के द्वारा। ठीक है, लेकिन मानव के द्वारा कौन कौन सा आपदा है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो मानव जनित आपदाओं, देखिए मानव की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही के असफल होने के कारण घटित होने वाली आपदा मानव निर्मित आपदा कहलाती है। यानी कि मानव के द्वारा किसी भी सावधानी नहीं बरतने की वजह से, कोई भूल की वजह से, कोई लापरवाही की वजह से असफल होने के कारण जो घटना घट जाता है उसको उस आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं, अचानक मेरा लापरवाही क्या हो गया, हैंडल छूट गया तो हम गिर गए, तो ये मानव निर्मित आपदा हो गया। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अचानक क्या हो गया, मेरा ध्यान इधर चल गया, हम एक्सीडेंट कर गए, दूसरे गाड़ी के साथ टकरा गए, तो ये मानव निर्मित आपदा हो गया। कोई रासायनिक ये केमिकल है उसको हमको खोलना नहीं चाहिए था, लापरवाही से हमने खोल दिया तो बड़ा सा विस्फोट का ये रूप ले लिया, जिसकी वजह से जान माल का हानि हुआ। तो ये सब मानव निर्मित आपदा होता है, जिसको मानव जनित आपदा कहते हैं, या तो फिर मानव निर्मित आपदा, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो जाता है, ये भी मानव निर्मित आपदा है। बम विस्फोटक, जो बम का विस्फोटक होता है, ये भी मानव निर्मित आपदा है। जैविक आपदा, बस्ती या कारखानों में आग लगना, ये सब का सब ना मानव के द्वारा या तो असावधानी से, या तो भूल से, या तो लापरवाही के असफल होने के कारण ही ये घटना घटित होता है, जो कि मानव जनित आपदा कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब पढ़ते हैं मानव जनित आपदाओं और इसके कारण, कि कौन कौन सा मानव जनित आपदा है और इसके कारण क्या है। तो मानव द्वारा निर्मित आपदाओं निम्नलिखित हैं। पहला सड़क दुर्घटना ही मानव निर्मित ही आपदा है। इसको थोड़ी ना कोई मतलब भगवान आपको खुद से भेजते हैं आपको एक्सीडेंट कराने के लिए, आप खुद करते थे, मानव के द्वारा आपदा हो गया। रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, बम विस्फोटक, मानव जाति का मिट्टी का कटाव, जो मानव खुद से मिट्टी का कटाव करते हैं जिसकी वजह से भूस्खलन आता है। ठीक है, रासायनिक आपदाएं, बस्ती या कारखानों में आग लगना, जैविक आपदाएं, नाभिकीय आपदाएं, ये सब मानव के द्वारा निर्मित आपदाएं हैं। अब एक एक करके इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका सड़क दुर्घटना। देखिए यातायात के बढ़ते जाने के कारण, यानी कि आने जाने की लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सड़क दुर्घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मौत और अपाहिज होने का यह एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। मौत भी हो जाता है, अपाहिज भी हो जाते हैं लोग सड़क दुर्घटना से। सड़क दुर्घटना को एक या एक से अधिक वाहनों की टक्कर के में परिभाषित किया जा सकता है, जहां एक या एक से अधिक वाहनों का क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है। इसमें पैदल यात्री या साइकिल चालक जैसी अन्य चलती वस्तुएं भी शामिल हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ जो गाड़ी चल रही है वही, पैदल यात्री भी, साइकिल चालक भी,
वाहन चालक भी, 4 व्हीलर वाले सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यातायात दुर्घटना अक्सर स्थिर वस्तु जो रास्ते पर स्थिर यानी खड़े वस्तु रहते हैं, पेड़ पौधे, दीवारों, पार्क किए गए वाहनों से भी जुड़ी होती है। ठीक है, ये जो दुर्घटना है ना, रास्ते पे जो लोग खड़े हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो पेड़ हैं, दीवारें हैं, पार्क, ये सब हमारा सड़क दुर्घटना में आ जाएगा। लोग जाते जाते दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सड़क दुर्घटना का क्या है, कारण है, और ये सब सड़क दुर्घटना के अंतर्गत ही आते हैं। जो सड़क दुर्घटना होता है, आप इसको जितना लंबा चौड़ा लिख सकते हो। नेक्स्ट है रेल दुर्घटना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, अगर आप इस एग्जांपल को देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से रेल दुर्घटना के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जून 1981 को, ठीक है, बागमती नदी के पुल पर यात्रियों से खचाखच भरी हुई 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के पिछले 7 डिब्बे अलग होकर नदी में गिर गए थे। इस दुर्घटना में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है और पूरे विश्व की दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना, विश्व की दूसरी नंबर पर आता है ये दुर्घटना। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के बताया, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेल दुर्घटना बहुत ही खतरनाक दुर्घटना। जब क्या होती है, रेल पटरियों से फिसल जाती है, तो फिर किसी भी टेक्निकल इशू के कारण रेल क्या हो जाती है, टकरा जाती है, तो फिर फिसल जाती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो जाती है, दुर्घटना होती है, जिससे लोगों का जान माल तक चली जाती है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और तो फिर 1981 वाला आप ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वायु दुर्घटना। वायु, तो वायु दुर्घटना विमान चालक की विमान पर नियंत्रण खो बैठने, मौसम के अचानक ज़्यादा खराब होने, यात्रियों विफलता अथवा शत्रु द्वारा किए गए किसी षड्यंत्र के कारण हो सकती है। जो वायु दुर्घटना होती है, जैसे जो जहाज चलाने वाला वायुमान होता है, ठीक है, विमान होता है, वो क्या करता है, अपना जो नियंत्रण होता है उसको कभी खो देता है, या तो फिर मौसम अच्छा नहीं होने की वजह से, ठीक है, ज़्यादा मौसम खराब होता है उसकी वजह से, ठीक है, या तो फिर आंतरिक विफलता, या तो फिर शत्रु द्वारा यानी कि दुश्मन के द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो ऐसे में वायु दुर्घटना होती है और फिर वो अच्छे से अपना जो एरोप्लेन होता है उसको मोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वायु दुर्घटना में हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मृत्यु भी सन 2021 में एक वायु दुर्घटना में हुई थी, आप सभी को याद होगा। तो ये वायु दुर्घटना होता है जिसमें से विमान अपने नियंत्रण खो बैठता है, या तो खराब मौसम की वजह से, या तो फिर कोई दुश्मन क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं उसको मारने का, या तो फिर किसी वजह से उसको क्षति पहुंचाने का। तो ऐसे दुर्घटना वायु दुर्घटना के अंतर्गत आता है, जो वायु यानी कि ऊपर में ही क्या हो जाता है, दुर्घटना घटित होता है। नेक्स्ट है बम विस्फोटक। दुश्मन से अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए बम का अब कुछ देश और आतंकवादियों संगठन बम विस्फोट जैसे आतंकवादियों गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दुश्मन से अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं बम, ठीक है, अब कुछ देश और आतंकवादियों संगठन बम विस्फोटक जैसे आतंकवादियों गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये पर्सनल चीज़ों के लिए यूज करने लगे हैं लोग, ठीक है, बम, बल्कि बनाया गया कि जब एक दूसरे से क्या किया जाएगा, एक दूसरे देश से रक्षा के लिए ये सब चीज़ें बनाया गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब मतलब इसको जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ठीक है। बम जितना शक्तिशाली होगा विस्फोटक उतना ही जानलेवा होगा। बम विस्फोटक अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर किया जाता है ताकि ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो, जैसे बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, कार्यक्रम स्थल आदि जगह पर क्या किया जाता है, बम विस्फोटक किया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों का क्या हो, मृत्यु हो सके। तो ये बम जो विस्फोटक है ना, ये भी तो एक मानव के द्वारा ही निर्मित आपदा है ना, इसको थोड़ी ना बम को भगवान बनाता है, ये तो मानव द्वारा ही निर्मित आपदा है ना, तो ये हो गया आपका बम विस्फोटक। नेक्स्ट हो गया मानव जनित मिट्टी का कटाव। जो मानव जाति के द्वारा जो मिट्टी का कटाव कर रहा है ना, जिसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है ना, तो ये भी मानव के द्वारा ही क्या निर्मित आपदा है। किसी पहाड़ी की ढाल पर सूखी चट्टानों के टुकड़ों या गिल्ली मिट्टी के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने को भूस्खलन कहते हैं। सभी को पता है मानव जनित भूस्खलन के प्रमुख कारण है, मानव के द्वारा ही भूस्खलन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर हो रहे सड़क व रेल निर्माण कार्य, वनों की कटाई, खेती की गलत प्रणाली अपनाना। लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाकर खेती करते हैं, सड़क का रास्ता वो सड़क बना देते हैं, वहाँ पे पत्थर को काट करके वनों की कटाई कर देते हैं। तो ये सब जो मानव कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से क्या रहा है, मिट्टी के पकड़ जो हो रहा है वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन हो जा रहा है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है, और इससे सड़क दुर्घटना हो जाता है, लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसको बोलते हैं मानव जनित मिट्टी का कटाव। ये भी एक मानव का ही आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट है रासायनिक आपदाएं। मानवीय लापरवाही के कारण कई बार रासायनिक कारखानों में मौजूद खतरनाक रसायनों में आग लग जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो कारखाना में खतरनाक रासायनिक रहता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, आग लग जाता है, जिसके कारण विस्फोट होने, ठीक है, फिर जहरीली गैस का रिसाव होने, जहरीली गैस निकलने लगता है, विस्फोट हो जाता है, और उसको हवा और पानी में मिलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसा हवा पानी मिलता है और बड़ा रूप ले लेता है, इससे लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, और इस स्थिति को रासायनिक आपदा कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक मानव निर्मित के द्वारा ही आपदाएं हैं। हम ज़्यादा बेसिक से नहीं समझा रहे, बस आपको पॉइंट समझा रहे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका 7वां, बस्ती या कारखानों में आग लगना। हम आपको बताएंगे भी कि और भी यहाँ से क्वेश्चन आपका कैसे निर्मित होगा, ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। और बस्ती या कारखानों में आग लगना, बस्ती और कारखानों में आग लगाने कौन आता है? भगवान आता नहीं, ये भी मानव निर्मित ही आपदा है। मानव द्वारा हुई किसी लापरवाही या बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कारखानों या बस्तियों में आग लग सकती है। अगर समय रहते आग को काबू किया जा, ठीक है, तो सके तो जान और माल का तो भारी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। अगर समय रहते आग को काबू ना किया जाए तो क्या होगा? जान और माल की भारी नुकसान पहुंच सकता है, और अगर काबू कर लिया जाए तो थोड़ा थोड़ा राहत हो जाता है। ये भी मानव निर्मित ही आपदा है। नेक्स्ट है जैविक आपदाएं। जैव मूल की प्रक्रिया के कारण घटित महामारी, जंतुओं एवं जानवरों के संक्रमण, रोग तथा कीड़े अथवा अन्य जानवरों से फैले संक्रमण जैविक आपदाएं हैं। जैविक आपदा हो गया मतलब जो जीवों से, महामारियों से, ये सब से क्या होता है, एक घातक प्रकार की क्या होती है, संक्रमण रोग फैलती है, तो फिर ये सब जीव जंतुओं में फैलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया, जैव मूल की प्रक्रिया के कारण घटित महामारी, जंतुओं एवं जानवरों के संक्रमण रोग, जो जंतु और जानवरों में क्या फैलता है? संक्रमण रोग फैलता है। कीड़े अथवा अन्य जानवरों से फैले हुए संक्रमण रोग, ये भी क्या मानव निर्मित ही क्या आपदा है, जो उन सब चीज़ों से क्या होता है? संक्रमण रोग फैलता है। नेक्स्ट नाभिकीय आपदाएं। अब देखिए नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। जो नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय ईंधन से, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है, ठीक है, ताकि बिजली मिल सके, ठीक है, जिससे बिजली पैदा होती है। परंतु जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है ना, तब यह भयानक आपदा का रूप ले लेता है, ठीक है। मतलब बिजली निर्माण करने के लिए किया गया, लेकिन यहाँ पे हथियार बनाया जा रहा है, तो ये भारी आपदा का क्या ले लेती है? रूप ले लेती है। ये भी एक मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो ये 9 मैंने आपको मानव निर्मित आपदाएं बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पिछले बार पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया? सो देखिए यहाँ से मानव निर्मित आपदाएं यही सब है, ठीक है। तो मानव निर्मित आपदाएं में पिछले बार पूछा गया रेल दुर्घटना के बारे में लिखना था आपको 5 मार्क्स का। पिछले बार जब प्रीवियस ईयर जाकर देखिएगा तो रेल दुर्घटना के बारे में, तो हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स में दे दे रेल दुर्घटना के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स में है आपका। हम वही सब टॉपिक्स मानव निर्मित आपदा में लिए जो आपके टॉपिक्स में है। जाकर देखिए मानव निर्मित आपदाएं सिलेबस में, वहाँ पे दिया सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बम विस्फोटक, यही सब चीज़ें दी है, ठीक है। तो हो सकता है रेल दुर्घटना दिया प्रीवियस ईयर में, और दे दे वायु दुर्घटना या तो बम विस्फोटक, ये सब चीज़ों पर अभी आपका 5 मार्क्स में दे सकता है, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित आपदा है। तो ये सब भी आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, कहीं से भी दे आपको आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चक्रवात प्रकोप क्या है, इसके कारणों में प्रभावित क्षेत्रों की विवेचना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि चक्रवात प्रकोप क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावित क्षेत्रों की विवेचना करें। कि जो चक्रवात है वो क्या है, और चक्रवात किन कारण से आता है, और चक्रवात किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, जिसको NDMA भी कहते हैं, ठीक है, कि इसका विवेचना करना है। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होता, एक होता है NDMA और एक होता है SDMA। NDMA होता है जो बड़े लेवल पर काम करती है, पूरा देश के लिए काम करती है, और जो SDMA होता है वो एक राज्य में काम करती है। N मतलब नेशनल, पूरे देश में, और अगर इसी के जगह में S लग जाए SDMA, तो S मतलब स्टेट यानी राज्य लेवल पर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं, ठीक है। तो NDMA वही, जहाँ पे भी NDMA लिखा हुआ है इसका मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करना, नीतियाँ बनाने, दिशा निर्देशों को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए कार्य करती है, ठीक है। NDMA क्या करती है? नीतियों को लागू करती है, नीतियों को बनाती है, फिर दिशा निर्देश को जारी करती है और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए कार्य करती है। ये बात आपको पता चलिए, NDMA पूरा भारत के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए NDMA SDMA के साथ समन्वय का काम करती है। क्यों? देखिए जो NDMA है वो पूरे भारत लेवल पर कार्य करती है, ठीक है, और जो स्टेट लेवल, राज्य लेवल पर है वो SDMA कार्य करती है, ठीक है। तो NDMA SDM की सहायता लेती है और ये पता करती है कि राज्य में कैसा है, नहीं है, आपदा प्रबंधन कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुआ है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, नहीं हुआ है। वो NDMA यहाँ पे देखने के लिए नहीं आएगा ना, वो कार्य सौंप रखा है किसको? SDMA को, राज्य लेवल पर, ठीक है। तो SDMA हर एक राज्य के जो SDMA होते हैं वो NDMA को बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए NDMA SDMA के साथ समन्वय का काम करती है, एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत
सितंबर 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। देखिए 2005 में सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है और 2006 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ठीक है, 2005 में क्या किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, और 2006 में NDMA की रचना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका NDMA के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि NDMA का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय, NDMA का परिचय। अब देखेंगे NDMA की संरचना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको NDMA कहते हैं, इसका गठन 30 मई 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या होता, 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियम किया गया। ठीक है, यह अधिनियम 2005 को किया गया और 27 सितंबर 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया। मतलब कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया। फिर 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है 27 सितंबर 2006 को फाइनली यह अधिनियम को क्या कर दिया गया, प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका संरचना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य। अगर आपको समझ नहीं आ रहा दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर थोड़ा सा और गहराई में जाकर करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स देखना है, बस खुद समझ आना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अर्थ कार्य। ठीक है, SDMA के कार्य, NDMA के कार्य। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो भी कुछ योजना है उसको स्वीकृति देना या तो फिर नहीं देना, इसका कार्य है। नेक्स्ट इनका कार्य है कि आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड नीतियों को तैयार करना। ठीक है, तीसरा इसका कार्य है दोस्तों राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना। मतलब राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा बनाई गई जो योजना है उसको स्वीकृत करना। जो ये तो केंद्र लेवल पर कार्य करते हैं ना, केंद्र लेवल पर मतलब पूरा भारत में। ठीक है, तो जो केंद्र लेवल के द्वारा जो भी कुछ नीतियां बनाया गया है उसको स्वीकृति देना या नहीं देना, इसका कार्य है। ठीक है, ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके। मतलब ऐसा दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण करके, जिसको देख करके, जिसको समझ करके राज्य के सरकार यानी कि SDMA, ठीक है, SDMA क्या कर सके, उस चीज़ को, उस योजना को राज्य योजना तैयार कर सके, यानी कि राज्य लेवल पर वो तैयार कर सके। ऐसा ही दिशा निर्देश देते हैं NDMA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऐसा दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकत्रित करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं या परियोजनाओं में किया जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा दिशा निर्देश जारी करना जिससे केंद्र विभाग वाले मंत्रियों भी क्या कर सके, उस चीज़ों को लागू कर सके, उस चीज़ों को जान सके, उस चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है छठा, अन्य देश, ऐसे देशों जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं। मतलब अन्य और भी कोई दूसरे देश जो बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना। इनका मुख्य कार्य ये भी है कि अगर कोई दूसरे देश आपदा प्रबंधन से क्या प्रभावित है तो उसको सहायता प्रदान करना क्या है, इनका कार्य है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान किया जाता है। जो ये NDMA है ना, वो केंद्र सरकार पर ही कार्य करती है। केंद्र सरकार मतलब पूरे देश लेवल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भयावह आपदा, यानी कि अगर भयानक आपदा स्थितियों में आ तो फिर आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम के लिए अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वह आवश्यक समझे। मतलब अगर कोई भयानक आपदा आ गया और उनको लग रहा है कि हमें कुछ अलग प्रकार से कार्य करना है, ठीक है, जिन्हें वह आवश्यक समझे वह कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके पास ये अधिकार होता है कि जो वो आवश्यक समझे एक भयंकर आपदा के समय तो वो ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना। इन नीतियों को और दिशा निर्देश को भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। साथ ही अगर कहीं जान माल की कोई खतरा हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ और भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन होने का कारण को लोगों को जागरूक करते हैं कि आपदा प्रबंधन का कारण क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपदा प्रबंधन से पूर्व आने के पहले लोगों को सलाह देना,
ठीक है। आपदा प्रबंधन से संबंधित लोगों को जानकारी प्रदान करना, ये सब इसके कार्य होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम तैयारी करना, मतलब शिक्षा प्रदान करना आपदा प्रबंधन के बारे में, ताकि इसको रोका जा सके, इसका उद्देश्य होता है। आप इस उद्देश्य को कार्य में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा जोखिम की पहचान, आकलन और निगरानी करना, यानी कि मॉनिटरिंग करना, ठीक है। यानी इनका उद्देश्य ये भी होता है ना कि हम आपदा प्रबंधन, जो आपदा आ रहा है उसको हम पहचान सकें, आपदा का आकलन कर सकें, ये किस प्रकार का आपदा क्यों आ रहा है, और इसका निगरानी कर सकें कि कहाँ पे आपदा आने वाला है, कहाँ नहीं आने वाला, ताकि लोगों का बचाव किया जा सके। नेक्स्ट है समाज के जो कमजोर वर्गों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनके अनुकूल, प्रभावी मोचन और राहत के लिए कार्य सुनिश्चित करना। वही बात जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं वो सभी को ज़रूरतों को ध्यान में रख करके हर एक कार्य को किया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार से इनको कोई दिक्कतें होती है तो उसको सहायता करना, ठीक है। और आपदा प्रबंधन जैसे समस्याओं से इनको बचाना। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा है अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतों खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या करते हैं, अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए, मतलब लोग क्या कर सके, अधिक अच्छे रूप से जी सके, ठीक है, और आपदा का सामना कर सके, इसके लिए मतलब क्या करते हैं, सक्षम इमारतें जो आपदा से लड़ सके, ऐसे इमारतों क्या करते हैं, निर्माण करने का आदेश देते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, पुनः निर्माण कार्य में हाथ देते हैं। मतलब वो कोई भी चीज़ अगर वो आपदा से क्या हो गया, वो मतलब गिर गया तो फिर उसको क्षति पहुंच गया, तो उसको पुनः निर्माण करने में ये अपना हाथ आगे लाते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना। ये क्या करते हैं आपदा प्रबंधन वाले, मीडिया के साथ साथ वो एक अपना कदम से कदम चला करके क्या करते हैं, सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बेसिक में जाकर के समझाने की जरूरत है, कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1999 में ओडिशा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें। 1999 में ओडिशा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन एक तो है नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 3 के अंदर 6 क्वेश्चन है, ठीक है, और समय हम लोगों के पास बहुत सारा कम है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को एक आइडिया दिया था जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है, कि जो 6 क्वेश्चन दिया गया यूनिट 3 में, जिसमें से हर यहाँ पे उड़ीसा के महाचक्रवात के बारे में लिखना है, तो कहीं और के बारे में लिखना है, कहीं और के बारे में लिखना है, ऐसे करके 6 हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। और वो 6 में से कोई ना कोई एक पक्का बीच में टपकेगा। अब लेकिन कौन आएगा इसका कोई इम्पोर्टेंट सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 6 में से हम 5 पढ़ के जाएँ और जिसको हम ना पढ़ के जाएँ वही दे देगा, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम 6 को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और इसको पूरा पेज कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। अगर मैं अच्छे से करवाऊंगा क्वेश्चन का आंसर तो पूरा का पूरा आपका एक ही क्वेश्चन में समय बीत जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 6 का क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। अभी मेरा 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये अभी मेरा पहला क्वेश्चन होगा। 1999 में उड़ीसा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें। इसके अलावा 5 और बचा हुआ यूनिट 3 से। बाकी तो सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। हम करेंगे क्या दोस्तों, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा छोटा सा कुछ जानकारी दे देंगे और इसी के बेस पर आपको हम बता देंगे, तो आप क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा इसके बारे में आप लिख लेंगे, ठीक है। बना करके कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है 1999 की बात है। उड़ीसा में बहुत ही बड़ा महाचक्रवात आया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का जान माल का खतरा हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उड़ीसा महाचक्रवात। उड़ीसा महाचक्रवात, देखिए उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। मतलब देखिए, तट को पार किया था मतलब क्या, कि वो जो महाचक्रवात आया था ना, तो जो तट था ना, यानी कि 1999 बहुत ही बड़ा चक्रवात आया था ना, तो तट को पार कर गया था। मतलब तट को पार करने का मतलब है लोगों तक पहुंच गया था, लोगों का जान माल का खतरा हुआ था, ठीक है। 18 मई 1999 की बात है। इस चक्रवात का जो पवन वेग था ना, इस जो आंधी चल रहा था ना, इस चक्रवात में जो तूफान था ना, हवा था ना, जिसको पवन बोला गया, ठीक है, इसका रफ्तार था ना 200 किलोमीटर पर आवर। सोचिए 200 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड होता है, इतने स्पीड से इनका हवा था। आप भी अगर उसके सामने जाओगे तो उड़ जाओगे, ठीक है, इतना इसका रफ्तार हवा था।
चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया। जब लास्ट में रिजल्ट निकाला गया तो 45,000 भवन जो भवन थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, जिससे 7 लाख लोगों बेघर हो गए। सोचिए 45,000 भवन जब खत्म हो गया तो इससे 7 लाख लोग क्या हो गया, अपने घर से बेघर हो गए हैं। और उसी वर्ष, ये बात कब का, 18 अक्टूबर 1999 का, और वही अक्टूबर के बाद नवंबर, और फिर आपका 18 अक्टूबर के बाद फिर क्या आता है, 29 अक्टूबर, ज़्यादा दिन का बात नहीं, 9 और 2 इधर 11, 10 दिन का बात है, ठीक है। उसी महीना में, अक्टूबर के ही महीना में ये बात चल रहा है 18 अक्टूबर का, और फिर 29 अक्टूबर को ही 260 किलोमीटर पर आवर के पवन से फिर से वेग से पुनः एक और चक्रवात उड़ीसा में आया था। 10 दिन भी नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर से अगर 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया था, पर 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फिर से उसमें चक्रवात आ जाता है उड़ीसा में। अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए थे और दोबारा क्या हो जाते हैं, फिर से चक्रवात आ जाते हैं। एक दिल दहला देने वाली घटना था, ठीक है। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें भी तट पर, चक्रवात इतने, इसका जो हवाएं थी वो इतना स्पीड में थी ना कि जो ये चक्रवात उड़ीसा में आया था ना, वो 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें तट से टकराते थे। तट का मतलब ये जो समुद्र का किनारा होता है ना, वो किनारे से टकराते थे और 9 मीटर ऊंचा ऊपर उठ जाते थे। सोचिए, तभी तो वो तट को पार कर गए, मतलब जो बांध बना हुआ था उस ये समुद्र के लिए, उससे पार कर गए और लोगों को खतरा पहुंचे। 9 मीटर ऊंची ऊपर उठ जाना, समझ रहे हैं, ठीक है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों लोग क्या किए, अपने जान को कुर्बान कर दिए। करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि परिवहन, जो चक्रवात है ना, वो कृषि परिवहन को, गाड़ियाँ को, संचार और विद्युत संभरण, यानी कि विद्युत का जो सप्लाई होता था, वो सभी को प्रभावित कर दिया और तहस नहस करके ख़त्म कर दिया। तो ये छोटा सा आपको पॉइंट्स रखना दोस्तों, याद रखना है उड़ीसा महाचक्रवात के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों आगे। अब उड़ीसा महाचक्रवात तो हुआ, तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा का दुष्प्रभाव भी पड़ा होगा, मतलब हानियां हुआ होगा लोगों को, जिसको प्रभाव बोल सकते हैं, हानियां बोल सकते हैं। तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा का निम्नलिखित दुष्प्रभाव है, या तो फिर निम्नलिखित हानियां हुई, निम्नलिखित प्रभाव पड़े। अब आपको तरह तरह का यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है। अभी तक आप पढ़े चक्रवात के बारे में, तो आपको वहाँ पे नहीं पता चला था कि चक्रवात का क्या क्या प्रभाव था, तो वही प्रभाव यहाँ पे भी हुआ होगा। क्या यहाँ पे फसल बर्बाद नहीं हुआ होगा? क्या यहाँ पे इमारतें नहीं ढह गया होगा? क्या यहाँ पे लोगों की जान नहीं गया होगा? क्या यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बह गई होगी? ठीक है, क्या यहाँ पे जीव जंतु को नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो वही सारा पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख करके जितना बड़ा आप कर सकते हैं। पहला लिखना है कृषि पर प्रभाव, तो वहाँ के सारे कृषि क्या हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। थोड़ा सा भी मतलब कुछ किसानों के पास नहीं बच पाए, जिसकी वजह से किसान अपने जान माल का खतरा तो बना ही बना था, साथ में वो पूरा ही बेरोजगारी भूखे बन गए, भूखे रहने लगे। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है इमारतें ढह गई, ठीक है, या तो फिर वो बेघर हो गए। तो इस चक्रवात के इतना तेज थे, यह चक्रवात इतना तेज था कि बहुत सारे लोगों क्या हो गया, अपने घरों से बेघर हो गए, उनकी इमारतें ढह गई, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ क्या हो गए, घर से बेघर हो गए। नेक्स्ट आपको पॉइंट डालना है कई की जान चली गई, यानी इस चक्रवात के कारण कई लोगों तो अपना घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन कई लोगों की इसमें से जान तक भी चली गई। ऐसे ही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको जितना पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वैसा पॉइंट्स आपको हेडिंग बना करके अंडरलाइन कर करके आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, क्योंकि 6 क्वेश्चन कराना है, तो सभी के बारे में अगर डिटेल्स से अगर हम बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा सारा समय। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट डालना उड़ीसा महाचक्रवात आपदा से निपटारा हेतु सहायता। कि उड़ीसा महाचक्रवात आया तो लोगों को कुछ तो सहायता प्रदान किया गया होगा। तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा से हुए जान माल की हानियां हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई। पहला, जो लोग बेघर हो गए उसको रहने की व्यवस्था दिया गया। ठीक है, जो लोग बेघर हो गए उसको रहने की व्यवस्था दिया गया। ठीक है, जिन लोगों के जान माल की हानियाँ हुई उसे आर्थिक सहायता किया गया। जो लोग गरीब थे, जिसके यहाँ पे जान माल की हानियाँ हुई, उसके पास कुछ भी खाने तक का नहीं था, उसको आर्थिक सहायता किया गया, उनको खाने पीने की सामग्री दिया गया, पदार्थ दिए गए। ठीक है, जो जिनकी इमारतें ढह गई उसको इमारतें आने की रहने की व्यवस्था प्रदान की गई।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट बना बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2013 उत्तराखंड या तो फिर जिसको केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, आपदा की विवेचना करना। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पूछा या हो सकता है कि इस बार भी पूछे। ठीक है, यहाँ पे 2013 उत्तराखंड केदारनाथ की आपदा की विवेचना करें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं और भी सारा वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सभी वीडियो देख लीजिए, टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया गया, जाते जाते भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए परिचय क्या, केदारनाथ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का हृदय होने पर गर्व करता है। ठीक है, जो केदारनाथ है ना वो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का हृदय होने पर क्या करता है, गर्व करता है। क्योंकि केदारनाथ को हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और ये इसका संस्कृति का हृदय होने पर, उसको संस्कृति का हृदय होने पर गर्व है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे केदारनाथ मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और ये भारत का है, इसलिए भारत के सांस्कृतिक होने पर, भारत के अंदर होने पर इनको क्या है, गर्व है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में 11,755 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में 11,755 फीट की ऊंचाई पर यानी ऊपर उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर है, जो कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, उसके बगल में कौन है, मंदाकिनी और सरस्वती नदी। आगे देखिए, मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत मौजूद है। मंदिर की उत्पत्ति जो है इसके बारे में बहुत सारा सिद्धांत दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। मंदिर का निर्माण किसने किया था, पांडवों ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों 2013 केदारनाथ त्रासदी आपदा के कारण की, जो 2013 में केदारनाथ में जो आया था आपदा, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका हम लोग कारण को देखते हैं। तो इसका दो कारण बताए गए, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा भी कुछ वहाँ पे गलतियाँ हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक कारण क्या। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आता है वर्षा पर्वत क्षेत्र, यानी वो वर्षा पर्वत क्षेत्र है, इसलिए वर्षा तो वहाँ पे होना निश्चित है। ये संपूर्ण केदारनाथ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा से ग्रस्त है, यानी संपूर्ण केदारनाथ क्षेत्र जो है वो अत्यधिक वर्षा से ग्रस्त है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 जून के बीच हुई अभूतपूर्व वर्षा के परिणामस्वरूप विनाशकारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण उत्तराखंड में घने बादल बने और भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी, जो भी मैंने बताया था, कि उफान के कारण आसपास के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई, जिसके परिणामस्वरूप नदी का जलस्तर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे बताया गया वर्षा पर्वत क्षेत्र कि जो एक केदारनाथ है ना वो क्या है, वर्षा पर्वत क्षेत्र से भरा हुआ है। ठीक है, और मौसम विभाग के अनुसार से 14 से 18 जून के बीच में हुई अभूतपूर्व वर्षा के परिणामस्वरूप विनाशकारी भूस्खलन हुआ। ठीक है, यहाँ बताया गया है जो भारतीय मौसम विभाग है उनके अनुसार से आप बताइए कि 14 से 18 जून के बीच में, या तो फिर अगर आप डेट नहीं लिख पाएंगे तो बस इतना लिखेंगे कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार से बताया गया था कि वर्षा के परिणामस्वरूप विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ, जब भूस्खलन हुआ ना तो मिट्टी तो खिसक गया, तो उत्तराखंड में घने बादल बन गए। ठीक है, विनाशकारी भूस्खलन हुआ जिसके कारण उत्तराखंड में क्या हुआ, घने बादल बने। ठीक है, तो बस आपको इतना लिखना है कि मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया कि वहाँ पे क्या हुआ था, भारी वर्षा हुआ था, भूस्खलन हो गया था, और जिसके कारण और वहाँ पे उत्तराखंड में घने बादल भी बने, क्योंकि वहाँ पे जो घने बादल हैं वो बनते रहते हैं। नेक्स्ट है कि भारी बारिश के कारण, मतलब भारी बारिश हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी जो था ना वो उफान के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा बरसात के होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई, जिसके परिणामस्वरूप नदी का जलस्तर बढ़ गया। ठीक है, इसमें आपको एक ही चीज़ लिखना है कि वो जल यानी कि वर्षा से ग्रस्त क्षेत्र है और वहाँ पे क्या होता है, भारी वर्षा आता है, जिसकी वजह से जो मंदाकिनी नदी है वो क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, उसके बाद आसपास में क्या हो जाता है, बाढ़ आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ की स्थिति इससे प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील बनाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आते रहती है और उसके लिए संवेदनशील बनाती है इसको। ठीक है, संवेदनशील का मतलब है कमजोर। ठीक है, दिल्ली हरिद्वार रिज आग में घी डालने का काम करती है। मतलब आग में घी डालने का मतलब है कि वो और भी आपदाओं को बढ़ाने का कार्य करती है। कैसे, देखिए, उत्तराखंड को सामान्य रूप से और विशेष रूप से केदारनाथ को संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। देखिए, जो दिल्ली की हरिद्वार रिज है ना वो क्या करते हैं पता है, उत्तराखंड को समान रूप से और विशेष रूप से केदारनाथ को, जो हरिद्वार रिज है दिल्ली का, वो क्या करती है पता है, केदारनाथ को
संवेदनशील क्षेत्र बनाती है, मतलब ये आपदा से संबंधित इसको क्षेत्र बनाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हरिद्वार रिज मिट्टी में डूबी हुई है। जो दिल्ली हरिद्वार रिज है वो मिट्टी में डूबी हुई है और यह हिमालय की चट्टानों के नीचे तक पहुंचती है। और ये कहाँ तक पहुंचती है? जो हिमालय है ना, इसके चट्टानों के नीचे तक पहुंचती है, जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है। अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है और हिमालय की श्रृंखला में उत्तराखंड पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि दिल्ली के जो हरिद्वार रीजन वो आग में घी डालने का काम कैसे करती है, क्योंकि ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गई है? उत्तर की ओर बढ़ रही है और हिमालय की श्रृंखला में उत्तराखंड जो है उस पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी बाढ़ आने की संभावना है, आपदा आने की संभावना है ना। ठीक है, तो ये एक इसका रीजन है हरिद्वार रिज। ठीक है, जो आग में घी डालने की कार्य कर रही है। दूसरा है मानवीय हस्तक्षेप। केदारनाथ रसदी के लिए मानवीय हस्तक्षेप भी जिम्मेदार है। कैसे? तो देखिए, पहला राज्य सरकार का लापरवाही रवैया, राज्य सरकार का भी कुछ लापरवाही रवैया है। पहला क्या? तो भारतीय मौसम विभाग दिल्ली द्वारा जारी चेतावनी पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब राज्य सरकार का लापरवाही ये है कि जब भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया था, चेतावनी जारी किया था, तो उस टाइम राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट है कि स्थानीय लोगों और सरकार की अनदेखी। स्थानीय लोगों ने वहाँ पे भी कुछ अनदेखी किए और सरकार भी क्या किए? अनदेखी किए। वो बताया जा रहा है कि इलाके के स्थानीय लोगों ने मंदाकिनी नदी के पश्चिमी धारा पर घर बनाए थे। मतलब क्या किए थे? वो मंदाकिनी जो नदी था ना, उसके जो पश्चिमी धारा था उस पर क्या किए थे? लोगों ने घर बनाए थे। ठीक है, जो 1980 के दशक से सूखी हुई पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था, जब वहाँ पे घर बनाए थे ना लोग, तो जिसकी वजह से वहाँ पूरी सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, जब आपदा आने पर नदी अपने मूल मार्ग पर लौटी, मानिए कि फिर से जब सूखा पड़ा हुआ था तो नदी, जब आपदा आया, बाढ़ आया, तो नदी फिर से वही मार्ग पर लौटा जैसे पहले थी। ठीक है, तो ये निर्माण बढ़ गया। ठीक है, तो ये निर्माण क्या हुआ? बढ़ गया और सरकार और स्थानीय लोगों दोनों को खराब आवास डिजाइन इस्तेमाल की गई, सस्ती सामग्री, बिना पक्की ईंट और मिट्टी और गलत आवास विकास तकनीकों के लिए दोषी ठहराया जाने लगा। मतलब देखो, जो वहाँ मकान वगैरह बनी थी वो बताया जा रहा था कि वो उच्च क्वालिटी का नहीं था, वो सस्ता बनाया गया था, कम बनाया गया था, ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया गया था। जैसे सीमेंट ही होगा तो कम दिया गया होगा, जिसकी वजह से जब बाढ़ आया ना, तो जो वहाँ पे घर बनाए थे ना लोग, वो सब क्या हो गया? ढह गया। सब क्या हुआ दोस्तों? ढह गया। ठीक है, बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग नदियों में कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग आदि फेंकने में भी लिप्त हैं, जिससे आपदा के कारण लेने की संभावना बढ़ गई। मतलब लोग क्या करते हैं, नदियों में कचरा वगैरह फेंक दिए, प्लास्टिक वगैरह फेंक दिए, जिसकी वजह से नदियाँ ऑलरेडी पहले से भर गई कचरों से और उसके पास पानी एब्जॉर्ब करने की, यानी पानी रखने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, उसकी वजह से भी बाढ़ आया। तो इसमें पूरा आपको वही लिखना है कि उसमें बाढ़ आया, घर को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या में वृद्धि ने पूरे केदारनाथ और उत्तराखंड के क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव डाला, जो कि आपदा का एक कारण बन गया। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक मतलब जो जनसंख्या बढ़ा है ना, इससे क्या हुआ? उत्तराखंड क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, ऐसा मानना है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेड़ों और झाड़ियों की कटाई में मृदाक्षरण हुआ। मृदाक्षरण हुआ मतलब क्या हुआ? मिट्टी का कटाव हुआ, जिससे उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र और विशेष रूप से केदारनाथ विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो गया, मतलब बाढ़ के चपेट में आ गया। नेक्स्ट है शव नदियों में फेंकना। जो शव होता है ना, मृत लोगों या तो फिर मृत चीज़ों को, तो मृत जो मर जाते हैं उसका शव जो होता है ना, लाश जो होता है ना, वो नदियों में फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या हुआ? बाढ़ आने के कारण बताया जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इससे नदी प्रदूषित होने के साथ साथ नदी में पानी का बहाव भी बाधित होता है। पानी का बहाव भी क्या हो जाता है? बाधित होता है, अच्छे से पानी बह नहीं पाते हैं। कई बार मृत जानवरों के शव, जो मृत जानवर है उसका शव मंदिर के रास्ते में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे सड़क के कारण, जिससे क्या होता है, सड़न के कारण क्या होता है? ना केवल दुर्गंध फैलती है, जब वो सड़ जाती है ना, तो सिर्फ दुर्गंध ही नहीं फैलती है, बल्कि मंदिर का दिव्य वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। इसकी वजह से भी बाढ़ आने के कारण बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट है कि केदारनाथ मंदिर का बचाव। आखिर इतना सारा केदारनाथ में आया, बाढ़ आया, फिर भी केदारनाथ मंदिर कैसे बच गया? तो केदारनाथ मंदिर तब बचा दोस्तों, जब बाढ़ आया ना, तो बड़ा सा पत्थर केदारनाथ मंदिर के सामने आकर के क्या हो गया? खड़ा हो गया। और जबकि उधर से जब फिर आता था ना बाढ़, तो वो पत्थर से टकराता था, तो केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। ये एक खौफनाक घटना है। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर में पत्थर, जिसको अभी भीमशिला कहा जाता है, ठीक है, ने बचाया, भीमशिला ने बचाया, उसको पूजा जाता है। इस पूरी केदारनाथ बाढ़ की कहानी में सबसे हैरान करने वाली घटना भीमशिला स्टोन की, यानी कि वो पत्थर की है। अचानक आई बाढ़ के दौरान एक विशाल चट्टान पहाड़ से गिर गया और मुख्य मंदिर के सामने आकर के बाढ़ के बीच खड़ा हो गया कि हम रोक लेंगे। ठीक है, और यह विशाल पत्थर केदारनाथ मंदिर का रक्षक साबित हुआ और इससे पानी को अंदर आने के लिए रोक दिया और फ्लैश फ्लड के मार्ग को मोड़ दिया। और जो पानी गिर रहा था ना, उसका मार्ग को क्या कर दिया? रोक दिया, यानी मंदिर की ओर जाने नहीं दिया।
नेक्स्ट है मंदिर के दोनों ओर बहने वाले पानी ने उसके रास्ते में आने वाले हर चीज़ को नष्ट कर दिया। मतलब जो पानी के रास्ते में जो भी कुछ आया ना, हर एक कुछ नष्ट हो गया। ठीक है, देखा गया कि केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई थी। इस प्रकार मालवे में रुकावट पैदा हुई और जो वहाँ पे चट्टान फंसी हुई थी उसके वजह से क्या हुआ, पानी इधर उधर मालवा आ रहा था, उधर से पानी वगैरह, तो वो उस पत्थर से क्या हो जा रहा था, रुक जा रहा था, जिसकी वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा चीज़ टकराया उसको बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, उस शिलालेख में नदी और मालवे के प्रभाव को मोड़ दिया और इस तरह से मंदिर किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान से बच गया। अब आगे आपको लिखना 2013 उत्तराखंड केदारनाथ की आपदा में हुई हानियाँ। अब इसमें क्या क्या हानियाँ हुआ होगा आपको तो पता है, इतना सारा अब हम लोग आपदा पढ़ रहे हैं तो इससे क्या क्या हानियाँ हुआ है। ठीक है, कई लोगों की जान माल की खतरा, इमारतों ध्वस्त हो गए। ठीक है, लोगों का कृषि पर भी प्रभाव पड़ा। ऐसा करके आप लिख सकते हैं, मैंने कि पिछले वीडियो में आपको बता रखा है दोस्तों। क्वेश्चन है आपदा का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपदा का अर्थ और इसके प्रकारों का विवेचना करें। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में ही बता रहा हूँ, और इसको मैंने लास्ट में क्यों बताया जबकि इसको पहले बताया जाना चाहिए, इसका भी कारण है। जब आप आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वाले आपदा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अभी तक मैं जितना सारा क्वेश्चन का आंसर करवाएं उसमें से सबसे बड़ा आंसर इसी का है, लेकिन वीडियो बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आपदा क्या होती है, वे सभी आकस्मिक घटनाएं। बरसात हो रहा है दोस्तों और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। बोला कि वे सभी आकस्मिक घटनाएं मतलब होता है जो अचानक घटनाएं हो जाती है। ठीक है, जिसमें मनुष्य को जन धन की हानि होती है, इस घटना को आपदा कहते हैं। मतलब वे सभी घटनाएं जो अचानक घटित हो जाती है और जिसमें मनुष्य की जन धन की हानि होती है, ऐसे घटना को क्या कहते हैं हम लोग, आपदा कहते हैं। सूखा भी पड़ सकता है, अचानक सूखा हो जाता है, अचानक भूकंप आता है, अचानक हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, गिर जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार की घटनाएं जो होती है ना, इसको हम लोग आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपदा कहते हैं। एक और तरीका से हम लोग देखते हैं, ऐसी घटनाएं जो अकस्मात यानी कि अचानक, ठीक है, अकस्मात अचानक आ जाती है और वह कम ही समय में क्या करती है, धन जन जीव जंतु और संसाधनों का अपार क्षति पहुंचाती है। इस प्रकार की घटनाओं को आपदा कहते हैं। जैसे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, भूस्खलन, दंगा हो जाना, लोगों के बीच आतंकवाद आने, लड़ाई हो जाना, झगड़ा इत्यादि, ये सब क्या हमारा आपदा है, जो कभी हम सोचते नहीं कि इसके साथ हमको लड़ना है, लेकिन कभी कभी गुस्सा में अचानक लड़ जाना पड़ता है। ठीक है, तो वही बताइए कि ऐसी घटनाएं जो अकस्मात अचानक यानी कि अचानक आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को आपदा कहता है। आपदा सिर्फ ये नहीं है कि एक गॉड के द्वारा जो सूखा भूकंप ये सब आता है, जो भगवान के द्वारा आता है, वही सिर्फ हमारा क्या है, आपदा है। नहीं, मानव के द्वारा भी जैसे आग लगा दिया जाता है, तो मानव के द्वारा भी कुछ ऐसे आपदाएं होती है, जैसे आग लगा देना, कारखाना में आग लग जाना, तो फिर दंगा हो जाना, बम का ये गोला बारूद होना, ठीक है, बम को छोड़ देना। तो ये सब का क्या आपदाएं हैं, किसके द्वारा, मानव के द्वारा। तो आपदाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपदाएं दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा होते हैं, और एक हमारा मानव निर्मित आपदा जो मानव के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, अब धमाल मचेगा इसका आंसर में। प्राकृतिक आपदा, निम्नलिखित आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन आदि। अब इसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसके बारे में आप जितना मर्जी उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 20 पेज भी भरने के लिए मिलेगा ना, तो 20 पेज भी भर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट लोग गलती कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक आपदा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनामी के बारे में भी जानते हैं तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे, भूकंप के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, चक्रवात के बारे में, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सबके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि बहुत स्टूडेंट लोग 4 पेज में आंसर देते हैं, बहुत लोग 5 पेज में आंसर देते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 5 पेज में आंसर देते हैं, ठीक है, तो 5 पेज में से आपको क्या करना है, 2.5 पेज, 5 पेज में से 2.5 पेज आपको क्या करना है, प्राकृतिक आपदा के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे 5 लाइन सुनामी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा भी नहीं करना, 5 लाइन भूकंप के बारे में, 5 लाइन चक्रवात के बारे में, 5 लाइन सूखा के बारे में। आप अगर आप देख लिए कि 2.5 पेज भर गया तो आप छोड़ दीजिए, फिर बाढ़ और भूस्खलन के बारे में आगे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। 2.5 पेज आपको सिर्फ भरना है प्राकृतिक आपदा के बारे में, चाहे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है इसका एक्सप्लेन करते जाइए। और
5 पेज में से 2.5 पेज भर दीजिए प्राकृतिक आपदा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे मानव निर्मित आपदाएं, ये भी मैंने आपको बता रखा कि मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन से है, तो निम्नलिखित है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, आग लगना, बम विस्फोटक, मानव जनित मिट्टी का कटाव, जो मानव क्या करते हैं, मिट्टी का कटाव करते हैं। नेक्स्ट बस्ती या कारखानों में आग लगना, जैविक आपदाएं और नाभिकीय आपदाएं। अब जो 2.5 पेज आपका बचेगा उसमें से इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। सड़क दुर्घटना का 5 लाइन, रेल दुर्घटना का 5 लाइन, वायु दुर्घटना का 5 लाइन। और जहां आप देखेंगे कि हाँ 4 पेज या 5 पेज मेरा भर गया, जितना आप लिखना चाहते हैं उतना ही आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा लिखेंगे और समय भी गवाएंगे और ज़्यादा पेज भी लिखेंगे और दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में छूट जाए, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अगर जान रहे हैं तो उसको ज़्यादा लिखने से फ़ायदा नहीं। जो आपका टारगेट है, आप 4 पेज लिख पा रहे हैं, 5 पेज लिख पा रहे हैं, उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन आप इसको जितना मर्जी उतना लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको ये याद रखना कि आपदा क्या है और आपदा का प्रकार तो आप लोग पढ़ रखे हैं, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा है और मानव निर्मित आपदा कौन कौन सा है, और इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।